देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो, हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज बी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज बी ये वाला, ठीक है। उसमें वन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। 4 मैंने रखा था, वो आज करवाएंगे, ठीक है। 5th 6th 7 तक हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग 8th नंबर करते हैं, उसके बाद जो है 4th नंबर भी कर लेंगे। 4th नंबर भी मिडिल में कर लेते हैं। तो पहले इसके बाद 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या बोला है देखो, आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म, ठीक है। तो 7 जेंट्स और 4 लेडीज है, उसमें से हमें 5 लोगों का कमिटी बनाना है, ठीक है। द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, देखो। तो यहाँ पर जेंट्स कितने ले सकते हैं और लेडीज कितने ले सकते हैं, और यहाँ पर जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो फॉर्मूले में कैसे आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर टोटल का कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। तो समझने में आसानी होगा। तो हमारे पास टोटल तो जेंट्स है 7, ठीक है, और लेडीज जो है वो 4 लेडीज है। और एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, दैट इज कि हमें एटलीस्ट 1 लेडी रखना ही पड़ेगा कमिटी में। कमिटी में टोटल कितने लोग होने चाहिए? 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। कमिटी में टोटल 5 लोग होने चाहिए हमेशा। ये यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का टोटल लिखेंगे, तो कमिटी में टोटल 5 लोग होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर कमिटी में टोटल 5 लोग होने चाहिए, हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल 5 लोग होने चाहिए, मेंबर 5 होने चाहिए। और एक लेडीज होना जरूरी है, ठीक है। एक लेडीज, एटलीस्ट एक लेडीज होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर एक लेडीज ले रहा है तो जेंट्स कितने लोगों को ले सकते हैं? जेंट्स हो जाएगा कितना? 4, तभी तो 4 + 1 5 होगा। सोच के देखो कि अगर हम लोग एक लेडीज लेते हैं, क्योंकि बोला एटलीस्ट 1 मतलब एक या एक से ज्यादा, तो मैंने पहले एक से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर एक लेडीज लेंगे तो 4 जेंट्स लेंगे, तब जाके 5 लोगों का कमिटी होगा। अच्छा, ये एटलीस्ट 1 बोला है तो हम लोग 2 लेडीज भी ले सकते हैं। 2 लेडीज लेंगे तो हमें 3 जेंट्स लेना पड़ेगा, तभी तो 3 + 2 5 होगा। टोटल 5 लोगों का कमिटी ऐसे ही बनेगा। ये देखो 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग 3 लेडीज लेते हैं, ठीक है, इधर से काउंट कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इधर लगा हुआ है तो ऐसे आसान रहेगा। 3 लेडीज लेते हैं तो 2 जेंट्स ले लेंगे तो भी 5 लोग हो जाएगा। और अगर 4 लेडीज ले रहे हैं तो 1 जेंट्स ले लेंगे तो भी 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है एटलीस्ट 1 लेडी। 1 लेडी मतलब एक लेडी, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो हम लोग इतने तरह से जो है कमिटी को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने जो है नॉर्मल लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन भी इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या हुआ? 4 1 3 2 2 3 1 4। अच्छा, इसके अलावा और नहीं हो सकता क्या? हम लोग 5 लेडीज ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 5 लेडीज तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कैसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉलम बन गया। ऐसे करके तुम लोग भी एग्जाम में चाहो तो कॉलम बनाना तो आसान रहेगा। अब हम लोग को इसको सिलेक्शन करना है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि 7 में से 4 जेंट्स लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 में से 4 जेंट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो मेंबर बना रहे तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। कमिटी बना रहे, अरेंज का तो जरूरी नहीं है कि परमुटेशन करें। 7C4, ठीक है। और लेडीज 4 में से 1, तो 4C1, कोई भी एक लेडीज को ले लेंगे। और कॉम्बिनेशन यानी कि यहाँ पर दोनों चीज एक साथ होगा, यानी कि इनटू होगा, ठीक है। अच्छा, जेंट्स 7 में से 3 लोगों को लेना है, 7C3, और लेडीज 4 में से 2, 4C2, और एक साथ होना चाहिए इसीलिए मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, जेंट्स 7 में से 2 तो 7C2, लेडीज 4 में से 3, और जेंट्स 7 में से 1, और लेडीज 4 में से 4, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर हमें टोटल मिल जाएगा वैल्यूज। तो 7C4, तो ये हो गया 4 3 2 1, और 7 6 5 और 4।
4C1 का मतलब ये 4 और 1 एक फैक्टर होगा। यहाँ पर कैलकुलेट करते कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, यानी 4 इंटू 5 20 इंटू 7 तो 140 हो जाएगा। तुम लोग कैलकुलेटर पे करके देख लो, मैंने तो ऐसे ओरली किया, 140 आ रहा है। ठीक है, एक बार तुम लोग भी देखते जाओ, कहीं गलत होगा तो मुझे बता दो कि गलत हो रहा है कैलकुलेशंस। ठीक है, 7C3, तो 7C3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 to 1 और ऊपर 7 6 और 5, 4C2 2 1 4 इंटू 3। अच्छा, तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, इसको हम कर ही लेते हैं। ये 7 इंटू 5 बच रहा है, पहले वाले केस में मैंने 6 और 6 अगर कैंसिल आउट कर दिया और ये हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर लो, इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुम लोग चाहो कैलकुलेटर पे पूरा करो, मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे पूरा कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 7C2 तो 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 इंटू 4C3, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका चाहो तो कम्प्लीमेंट्री कर लो और भी जल्दी होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लिख देते, 3 ही तो फैक्टर लिखना है, ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा फटाफट। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तुम लोग ऐसे करो, मल्टीप्लीकेशन है ना, सारा मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाई 2 2 4 3 12, डिवाइडेड बाई 12 कर दो, या फिर अगर वैसे नहीं कर पाते हो तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, मैंने सिखाया तो वैसे 84। ठीक है, और ये हो गया 1, यहाँ पर 7, 4C4 का होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7। तो इतने सारे ऑप्शन है, अगर हम लोग 4 जेंट्स और 1 लेडीज का कमिटी बनाना चाहते हैं तो ऐसे 140 जो है वेज है, 140 वेज है टोटल वेज। ठीक है, 140 वेज है जो हम लोग बना सकते हैं। अगर 3 जेंट्स और 2 लेडीज को लेके बनाना चाहते हैं तो 210, 84 इसमें, और इसमें 7 हो जाएगा। इसमें 7 क्या होगा, ये देखो, 7 जेंट्स में से एक ही जेंट्स रखेंगे और 4 लेडीज रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारा, जैसे ये क्यों 7 होगा, ये देखो, ये प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं, बाकी इतना लिखना पॉसिबल नहीं। जैसे देखो, जेंट्स 7 है, ठीक है, तो हम जेंट्स को ऐसे नाम दे दे, G1 G2 ऐसे करके जेंट्स 7 है। ठीक है, और लेडीज L1 L2 L3 L4, ये प्रैक्टिकली समझाते हैं कि कैसे होता है। तो 7 बनेगा अगर हम लोग 4 लेडीज को रखेंगे, मतलब जो भी कमिटी बनाओ, L1 L2 L3 L4 हमेशा ही एक साथ, मतलब हमेशा ही रहेंगी। और एक बार आ जाएगा जेंट्स 1, सेम यही डेटा रहेगा, एक बार आएगा जेंट्स 2, एक सेम यही डेटा रहेगा, एक बार आएगा जेंट्स 3। तो ऐसे करके 7 जेंट्स है तो 7 जेंट्स को लेके 7 कमिटी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये तो लिख के दिखा दिया मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली, बट ये सब बाकी लिखना पॉसिबल नहीं, 84 या फिर ऐसा लिखना तो पॉसिबल नहीं है। अब हमें टोटल पूछा है, तुम लोग टोटल कर लेते हैं। 84 प्लस 7 प्लस 210 प्लस 140, तो टोटल हो गया 441। चेक करते हैं, 441 का ऑप्शन है 8th नंबर में, ये देखो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, इतना सारा जो है कमिटी बन सकता है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्लास के पहले वाले क्लास में था, जिसमें मेरा कैलकुलेशंस इनकम्प्लीट रह गया था, कुछ गलत हो गया होगा, इस वजह से पूरा कैलकुलेट नहीं हो पाया। तो हम लोग अभी इसको कर लेते हैं। ठीक है, 28CR 28C2R is to 24C2R minus 4 equal to 225 is to 11। ठीक है, हमें पूछा है वैल्यू ऑफ आर, तो अभी हम लोग फ्रेशली करते हैं। ठीक है, जो भी उस दिन हुआ था छोड़ो उसका, वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कुछ गलत हो गया होगा। आर, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जो ऑप्शन है उससे हम लोग ट्राई करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 7, हम लोग 7 से ट्राई करके देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, मतलब इसका और इसका रेशियो करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 7 पुट करते हैं, 28C7 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अगर आर का वैल्यू अगर हम लोग 7 मानते हैं कि ये हमारा सही आंसर है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 28C14 इसका ट्रांसफॉर्मेशन, और 24C2 इंटू 7 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 24C14 माइनस 4 मतलब 10। ठीक है, अब ये डिवाइड फॉर्म में है, तो डिवाइड फॉर्म का मतलब ऐसे हो जाएगा 28C14 डिवाइडेड बाई 24C10। ठीक है, ये हो गया। अच्छा,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 28C14 जैसा है वैसा रहने दो। 24C10 को अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री रिलेशन करेंगे तो हमारा कैंसिल आउट होने में ना आसानी रहेगा। मतलब 24 में से 10 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 14 चीजों को सिलेक्ट ना करना। ये करने से क्या होगा, कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा। यहाँ भी 14 यहाँ भी 14 आसानी से होगा। कैसे, ये देखो 28C14, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कैसे लिखेंगे, 14 से लेके हमें यहाँ पर 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, या फिर ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं 14, ये ऐसे नहीं लिख के, क्या हम ऐसे लिखे तो तुम लोग के लिए आसानी हो, वैसे भी मुझे थोड़ा सा हटा के लिखना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं होगा। ये देखो, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 14 से लेके 1 तक लिख सकते हैं। उसके जगह हम इसको अगर 14 फैक्टोरियल लिखते तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, ठीक है। और ये जो है, ये 28 जो है, इसको 28 फैक्टोरियल लेकिन नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें 14 फैक्टर से लिखना पड़ेगा शॉर्टकट के हिसाब से, ठीक है। और अगर तुम लोग को समझने में दिक्कत है तो हम एक्सप्लेनेशन से ही दिखा देते, बाद में शॉर्टकट दिखाएंगे। और भी ये देखो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अगर कुछ छूट रहा है तो तुम लोग जरूर बताओ। और 28 का भी इतना सारा फैक्टर लिखना पड़ेगा, 27, 26, इसके साथ साथ सिमिलरिटीज के साथ लिखेंगे तो आई होप गलत नहीं होगा। 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, देखते हैं कितना होगा। यहाँ 14 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुआ है, 13, 14, 17, 16 और 15, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय क्या है, होल डिवाइडेड बाय है 24C14। मतलब हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं ना, ये देखो हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रिवर्स करेंगे तो ये 14 वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्योंकि डिवाइड फॉर्मेट में है तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, 24 को हमें लिखना पड़ेगा 14 तक, 24 से लेके 14 तक, और ये नीचे जो है 14 फैक्टोरियल, तो ये ऊपर आ जाएगा रिवर्स होके, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे ही दिखा देते हैं, अगर समझने में दिक्कत हो पता नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ऐसे करके ही दिखा देते हैं नीचे का ये वाला। तो इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। एक बार पूरा ही दिखा देते हैं, बाद में तुम लोग शॉर्टकट कर सकते हो। 24, 23, 22, 21, यहाँ पर 24 से लिख रहे, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, और हमें 14 लिखना है, ठीक है। हम लोग 24 से लिख रहे हैं अभी, 15, 14, 13, तो कितना सारा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 और 11, ठीक है। अच्छा, हम वही बोलना चाह रहे थे कि इसको हम लोग चाहे तो रिवर्स कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया 14 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। तो हम यही बोल रहे थे कि अगर हम लोग इतना ना लिखे, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा दिया, अब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम लोग इतना नहीं लिखते और ये हमारा फैक्टर्स जो है ऊपर जितना भी होता और नीचे अगर हम लोग 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर लेते तो हमारा काम जो है और भी आसान हो जाता। मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो 28 से लेके, ये तो फिर से मुझे लिखना ही पड़ेगा वैसे भी, तो हम ऐसे लिख रहे हैं 28, 27, 26, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो ना, कैंसिल आउट ऐसे भी तो कर सकते हैं, इतना जब लिख ही लिया है, मेहनत कर ही लिया है। ये देखो यहाँ पर ये वाला, ये पूरा 14, 13, 2, 1, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ठीक है। ये नीचे के साथ ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा रिवर्स होने की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 24 से लेके हम ऐसे कैंसिल आउट करके दिखा रहे, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, और ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आएगा, तो नीचे के साथ ये भी कैंसिल आउट होगा। 24 से लेके कहां तक कैंसिल आउट होगा, 24 से लेके 15 तक, यहाँ भी 24 से लेके 15 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 28, 27, 26 और 25, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है कुछ इतना, 14, 13, 12 और 11, ठीक है। ये और भी आसानी से होता क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसे ज्यादा लिख के दिखाया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन हम लोग चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये देखो हम लोग चाहे तो इसे
ऐसे कर सकते हैं। ये जो है ये 28 जैसा है, इसको ऐसे, या फिर इसको फॉर्मूला जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उस पे दोगे तो भी बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना, ये देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर, हम अलग अलग तरीके से बता दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, एनसीआर का मतलब होता है एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। इससे इससे भी हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एनपीआर का मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, अगर इस पे हम लोग करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये देखो फिर हो गया n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखो 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 28 माइनस 14 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। अब ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे 24 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, तो 14 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये नीचे यहाँ पर 28 27 23 27 26 25 और 24 फैक्टोरियल, और ये नीचे के 24 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 14 को हम लोग लिखेंगे 14 13 12 11 और 10 फैक्टोरियल, जो कि ऊपर के 10 फैक्टोरियल इधर लिख देते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली वही आ जा रहा है, देखो जो हम लोग का यहाँ आया है 28 27 26 25 14 13 12 11, ठीक है। ये ऐसे करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखे। और ये भी आसान तरीका है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग पूरा इतना लिखने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने कम्प्लीमेंट्री किया है। तो इसके नीचे भी 14 से 1 लिखेंगे, ऊपर भी 14 से 1, मतलब बेसिकली इसको लिखो ही मत, ठीक है। इसको लिखो ही मत, एग्जाम टाइम में इसको लिख के क्या होगा, और ऊपर कितना होगा 28 का 14, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 14 हो जाएगा। 28 से लेके 15 तक लिखेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 14 हो जाएगा, 14 फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलर करके लिखना होता है ना शॉर्टकट में। और यहाँ पर भी 24 से लेके हमें 11 तक अगर लिखेंगे तो 14 फैक्टर्स हो जाएगा। तो सिमिलर डेटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर जो बचेगा वो लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो ओरली इस चीज को मतलब सोच सकते हो, ठीक है। दिमाग में सोच सकते हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में ये चीज आ जाएगा कि जब मेरा कैंसिल आउट होगा, जो नीचे का डेटा है, ठीक है, तो वो 14 से लेके 1 दोनों साइड कैंसिल आउट होगा, वो कुछ नहीं बचेगा। ऊपर हम लोग एक जगह पे लिखेंगे 28 से लेके 15 तक, एक जगह पे लिखेंगे 24 से लेके 11 तक। तो बेसिकली 24 से लेके सिमिलरिटीज 15 तक मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद 14 13 12 11 बचेगा, इधर इतना बचेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर तो थोड़ा सा जल्दी होगा, या फिर ऐसे दिमाग लगा के कर सकते हैं, जो भी ठीक लगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं आंसर कितना आएगा। तो ये हो गया 14 से कैंसिल आउट करो 2, 13 से कैंसिल आउट करेंगे 2, अच्छा, और ये 2 और 2 4 4 3 12, तो ये हो गया 33। अच्छा, और यहाँ पर हो रहा है 27 इंटू 25 675, ठीक है। अच्छा, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि 675 डिवाइडेड बाई 11, नहीं 11 से तो नहीं हो रहा है, 3 से हो जाएगा। 675 डिवाइडेड बाई 3, हाँ 225, और 3 से कैंसिल आउट करेंगे 11, तो 225:11, ठीक है। 225:11 इस तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे कर ले तो कम्प्लीमेंट्री करके तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं करते हो, ऐसे दिमाग में सोच लोगे 14 14 तो आउट हो जा रहा है, फिर लिखने का जरूरत नहीं। मैंने लिख के इसीलिए दिखा दिया ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, क्यों 14 14 आउट हो जा रहा है, तो नीचे सिमिलर डेटा रह रहा है तो आउट तो होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये 9th नंबर वाला जो क्वेश्चन था सेम एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी था, जो उस दिन हम लोगों का नहीं हुआ था, तो अभी हो गया। देखो 7th नंबर हम लोग का, इसमें ऑप्शन ए ही आंसर होगा। 7 से हम लोग का मैच हो जा रहा है, तो बाकी से चेक करने का जरूरत नहीं है। जब 7 से मैच हो रहा है तो बाकी से नहीं होगा ना, एमसीक्यू है तो ऑब्वियसली बाकी आंसर्स तो गलत ही होंगे। अच्छा, इसके बाद देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है, बोला है कि द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए डेकागन, ठीक है। हमें पूछा है कि डायगोनल कितना होता है एक डेकागन में, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि डेकागन क्या होता है और डायगोनल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मली ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जहां पर एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसमें 3 लाइन होता है, ठीक है। ट्राइंगल का मतलब ये होता है, जैसे कि देखो अगर ट्राइंगल का सोचे, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है, तो 3 लाइन्स
थ्री लाइंस को जब हम लोग क्लोजली मतलब ऐसे करते हैं, क्लोज करते हैं, तीन लाइन को क्लोज करते हैं, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, तीन लाइन को क्लोज करते हैं तो ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, डेकागन का मतलब क्या होता है? डेकागन जैसे ट्राई मतलब तीन होता है, डेका मतलब 10 होता है, ठीक है। डेकागन मतलब होता है 10। हम लोग को क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागन। एक डेकागन यानी 10 लाइन से बना हुआ एक शेप, ठीक है। 10 लाइन से बना हुआ, जैसे ये 3 लाइन से बना हुआ शेप है, 10 लाइन से बना हुआ शेप में डायगोनल कितने सारे होंगे? तो पहले जो है डायगोनल के सॉरी डेकागन क्या होता है वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है डायगोनल पे भी जाएंगे। तो पॉलीगन होता है, देखो पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड शेप मेड बाय लाइन। लाइंस को जोड़ के जो शेप बनता है उसे पॉलीगन बोला जाता है। पॉलीगन के अंदर ट्राइंगल भी आएगा, डेकागन भी आएगा, रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसमें चार ऐसे 4 लाइन से बना हुआ शेप, ठीक है, 4 लाइन से बना हुआ शेप, ये भी ऑल्सो पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब क्लोज शेप मेड बाय लाइन, क्लोज होना चाहिए, जो शेप हम लोग बनाना चाहते हैं वो क्लोज होगा, वो खुला नहीं रहेगा और लाइन से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का जो है पॉलीगन। पॉलीगन में पॉलीगन कितने तरह का हो सकता है? 3 शेप से हो सकता है। देखो, एक से नहीं होगा, दो से नहीं होगा, मिनिमम 3 से ही स्टार्ट होगा, नहीं तो क्लोज कैसे होगा, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से और भी हो सकता है। तो डेकागन का मतलब 10 लाइन से जो पॉलीगन बनेगा, 10 लाइंस को यूज करके जो पॉलीगन बनेगा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं डायगोनल क्या होता है। चलो डायगोनल देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने। अब इस रेक्टेंगल में अगर हम ऐसे लाइन लगाते हैं डायगोनली, ठीक है, डायगोनली लाइन ड्रॉ किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। अब इसका अगर हम एक नाम देते हैं, जैसे तुम लोग कभी ज्योमेट्री करते हो, मतलब किए तो हो गई, तो ऐसे करके नाम देते हो ना, ड्रॉ करने के बाद ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट को ऐड करके हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का नाम एबीसीडी, और इसमें डायगोनल का नाम एसीबीडी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लाइंस, जितने भी लाइंस यूज हुए हैं उसे अगर हम एन नाम दे दे तो वो है 4, ठीक है। 4 लाइंस यूज हुए हैं इसको बनाने के लिए। और अगर डायगोनल का सोचे तो डायगोनल कितना सारा है? डायगोनल है 2। और नाम क्या क्या है? नाम है एसी, ये देखो एसी बीडी। क्या हमें सी ए लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी ए लिख लो, ठीक है, डी बी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो डायगोनल कितना सारा हो गया? 2 डायगोनल होता है। तो रेक्टेंगल पे 2 डायगोनल होता है, ठीक है। अभी हम लोग डेकागन वाला समझेंगे धीरे धीरे। अच्छा, अब ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने सारे डायगोनल हो सकते हैं? तो डायगोनल कैसे होगा? ऐसे करके, मतलब एक साइड से, एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो वो हो जाता है डायगोनल। लेकिन रेक्टेंगल का अगर देखो तो ये पॉइंट से शुरू किया, दूसरा पॉइंट तो हमें ऐसे करके कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हमें देखना है तो दूसरा पॉइंट तो यही हो रहा है, ठीक है। और यहां से भी देखो तो दूसरा पॉइंट, मतलब रेक्टेंगल में बेसिकली अगर देखें तो डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है, डायगोनल 0 है। तो रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ट्राइंगल में, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखो, ट्रायंगल जो है इसमें लाइंस कितने सारे हैं? इसमें लाइंस है 3, 3 लाइंस है, ठीक है। और डायगोनल कितने सारे हैं? डायगोनल है 0, ठीक है, डायगोनल है 0। डायगोनल का मतलब जो, मतलब जिसको अगर सिंपल बोले तो कोना कोनी पॉइंट को ऐड करके जो लाइन बनेगा। तो ये देखो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोना कोनी पॉइंट्स को ऐड ऑन करके हम लोग कोई डायगोनल बना दे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर एन 5 होता है, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 लाइन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी एक पॉलीगन बन गया जिसमें 5 लाइन है, ठीक है, ये मैंने एक पॉलीगन बना लिया। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 5, ठीक है, 5 लाइंस है। और डायगोनल, डायगोनल हम लोग खुद ड्रॉ करके देखेंगे कितना सारा डायगोनल बन सकता है। तो एक ये हो गया 1, ठीक है। अच्छा, कोना कोनी जोड़ना है, 2 हो गया, ये यहाँ पर ऐसे करके 2 3 4
5, ठीक है। ये हो गया 5 डायगोनल बन गया, ठीक है। इसमें हम लोग का कितना सारा डायगोनल बन गया, 5 बन गया। तो ऐसे ये मैंने प्रैक्टिकली बताया कि इतना सारा डायगोनल हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो पॉलीगन है, ये सब एक एक पॉलीगन है, पॉलीगन विथ 3 लाइन, पॉलीगन विथ 4 लाइन्स, पॉलीगन विथ 5 लाइन्स, ठीक है। अभी हमें पॉलीगन बनाना है विथ 10 लाइन्स। 10 लाइन्स का अगर हम लोग पॉलीगन बनाएंगे तो हमें देखना है कितना सारा उसमें डायगोनल होगा, ठीक है। तो 10 लाइंस का हम लोग पॉलीगन बनाते हैं। तो 10 लाइंस का देखते हैं कि आसानी से बन पाता है कि नहीं मेरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हुआ, थोड़ा सा कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो जा रहा है मेरा बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ऐसा बन सकता है, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। अब ये देखो हम पॉइंट्स को थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें कितने सारे डायगोनल हो सकते हैं, तो ये बन गया मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस 10 है, ठीक है। मैंने ये देखो 10 लाइंस यूज किया, जितने भी व्हाइट कलर ये 10 लाइंस है, इससे हमारे कितने सारे डायगोनल बन सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो काफी सारा हो जाएगा, काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला से दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। हम फिर यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। अभी तुम लोग देखोगे ना, आंसर देखने से समझ में आएगा क्यों ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब चलते हैं फॉर्मूले पे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट्स दे भी रखा है, लेकिन हम यहाँ पर बताते, देखो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर जब भी कभी हम लोग डायगोनल बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है कितना, 2, ठीक है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट से ये जो है पॉलीगन बना हुआ है, तो ये 4 पॉइंट्स में से हमें कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा डायगोनल बनाने के लिए। देखो कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ही डायगोनल बनेगा, जितने सारे पॉइंट अवेलेबल है। तो पॉइंट कितने सारे अवेलेबल है, 1 2 3 4। 4 पॉइंट्स में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 पॉइंट्स में से हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 4C2, ठीक है, 4C2। तो 4C2 करने से आंसर कितना आता है, 2 इंटू 1, 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6। लेकिन देखो मेरा आंसर कितना है, 2 आया, 6 तो नहीं होगा। 2 आंसर होना चाहिए, जो कि मैंने प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखा है। एक्चुअली ये भी जो है काउंट हो जा रहा है। जब हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं ना, 4 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं और उससे डायगोनल देख रहे हैं, तो ये भी, ये तो बन ही रहा है। उसके साथ साथ 1 2 3 4 ये भी काउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल नहीं है, ये शेप के लिए लाइन है। डायगोनल लाइन को ही सिर्फ डायगोनल माना जाता है, ये इसे डायगोनल नहीं माना जाता। ये जो येलो कलर से बना हुआ, इसे हम लोग डायगोनल नहीं बोलते जियोमेट्री में, ठीक है। ये डायगोनल नहीं होता है, तो वो भी यहाँ पर काउंट हो जा रहा है। मतलब उतने सारे हमें यहाँ पर माइनस कर देने हैं, जितने सारे शेप, मतलब जितने सारे लाइन से ये शेप बना हुआ है। तो 4 लाइन से ये शेप बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4C2 -4 कर देंगे। तो बेसिकली 6 -4 यानी कि 2 हो गया, 6 -4 यानी कि 2 हो गया, 2 डायगोनल, ठीक है। अब फिर सेकंड वाला देखो, इसको भी हम लोग करके देखते हैं जीरो कैसे होता है। तो पहला बात है, अगर हमें डायगोनल करना है तो हमें 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3C2, ठीक है। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, ये 3 लाइन को डायगोनल नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो जो जितने सारे लाइन से ये शेप बना हुआ है, उतने लाइंस को माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 1, 3 इंटू 2,
-3। तो यहाँ पर देखो 2 2 कैंसिल, 3 -3 0 आ गया। ठीक है, डायगोनल का जो वैल्यू है वो 0 आ गया। अच्छा, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को डायगोनली ऐड करने से जो लाइंस मिलेगा उसे डायगोनल लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो 5 में से 2 पॉइंट लेंगे डायगोनल बनाने के लिए। कभी भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जितना भी पॉइंट अवेलेबल रहेगा उसमें से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो 5C2। अब डायगोनल लाइन बनाने के लिए अगर हम लोग 5 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करें तो ये शेप का लाइन भी जो है कंसिडर हो जाता है, तो माइनस उतने सारे लाइंस कर देने हैं। तो ये हो गया 2 × 1 5 × 4 -5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 -5 यानी कि 5। ये देखो जो कि हम लोग प्रैक्टिकली करके देखे कि डायगोनल 5 हो जाएगा। तो बेसिकली इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया पता है, मतलब जो रूल्स है वो ऐसा निकल के आया। एन, ये क्या है, नंबर ऑफ लाइंस लिया है 5, यहाँ देखो नंबर ऑफ लाइंस लिया है 3, यहाँ पर लिया है नंबर ऑफ लाइंस 4, मतलब NC2 हमेशा ये फिक्स रहेगा। NC2 क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट से ही डायगोनल बनेंगे, 2 पॉइंट को कंसिडर करके ही डायगोनल बनेगा। तो NC2 ये फिक्स हो गया, मतलब जितने सारे पॉइंट अवेलेबल रहेंगे उसमें से हमें क्या करना है, 2 पॉइंट को चूज करना है, और जितने पॉइंट रहेंगे उतने ही लाइन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 5 लाइंस बने हुए, 1 2 3 4 5 पॉइंट से, लेकिन जब हम लोग इसके अंदर भी डायगोनली ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइंस बढ़ जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये साइड के लाइंस को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डायगोनल को काउंट करना चाहते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, n मतलब यहाँ पर हो गया, n मतलब यहाँ पर हो गया जो एक्चुअली जितने सारे पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट से जितने भी सारे लाइन हुए हम लोग सारे लेंगे, लेकिन ये वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये डायगोनल नहीं माना जाता, ये शेप के लिए है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग का माइनस जितने सारे शेप बने हैं, शेप के लिए जितने सारे लाइन लगे हैं वो -n हो जाएगा, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करके यहाँ निकालेंगे कि इसमें कितने सारे लाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स है 10, तो 10C2 10 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे डायगोनल लाइन बनाने के लिए, लेकिन 10 लाइन हट जाएगा जो कि शेप को बनाने के लिए पर्टिकुलरली यूज हुआ है। तो 2 × 1 10 × 9 -10। तो ये हो गया 5 45 -10 यानी कि 35 डायगोनल्स बन सकता है, 35 डायगोनल्स बन सकता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या फॉर्मूला लिखा है, ½ × n × n-3। जरूरी नहीं है, हम लोग अपने इसी हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35 यानी कि ऑप्शन बी। क्या इसमें हम लोग 35 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लाइंस हो गया। अच्छा, इसके बाद यहां से कंसीडर करते हैं, 9 के बाद ये हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 19 ये वाला, 19 20 21 22 23 24 25, फिर यहाँ से 26 27 29 30 31। ठीक है, फिर ये वाला 32 33 34 35। ठीक है, ये मतलब समझने में काफी मुश्किल है, इतना सारा लाइन ड्रॉ हो गया, 35 मतलब इतना सारा ही होगा। तुम लोग चाहो तो घर पे चेक करके देख सकते हो कि 35 लाइंस कैसे हो सकता है। मेरा यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो गया है। पहला बात है पॉलीगॉन जो है बना हुआ है वही बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, तभी हम लोग सही सही लाइन, जैसे ये क्लियर दिख रहा है ना, तो 10 लाइन का बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो ये ऐसे बनेगा। तो बेसिकली जब भी डायगोनल पे क्वेश्चन आए तो ये लॉजिक से हमारा ये फॉर्मूला बना हुआ है। लॉजिक ये है कि हम लोग सिर्फ अंदर जो भी लाइंस बनेगा डायगोनली उसे कंसीडर करेंगे, शेप के लाइंस को हटा देंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा यहाँ पर NC2 -n। ठीक है, NC2 -n हो जाएगा। ये हो गया डायगोनल वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। ठीक है, एक जगह पे 12 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैंने ऐसे क्यों किया ये एक साथ और ये ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है
फाइव और कोलिनियर, फाइव, ये देखो 1 2 3 4 5, कोलिनियर का मतलब जो है वो एक ही लाइन में है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में है, इसे बोलते हैं कोलिनियर, एक ही लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर इसे बोला जाता है, कोलिनियर है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, कितने सारे ट्राइंगल इस पॉइंट से बन सकते हैं, कितने सारे ट्राइंगल हम लोग ऐसे पॉइंट से बना सकते हैं। तो पहला बात है कि अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो हमें 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे डायगोनल बनाना है तो 2 पॉइंट लेना है, सिमिलरली अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो 3 पॉइंट लेना है। तो अगर हम लोग 12 में से 3 पॉइंट ले लेते हैं तो वो कितने तरीके से ले सकते हैं, 12C3। लेकिन एक चीज सोचो, ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है ना, कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखो कैसा ट्राइंगल बन सकता है, ये ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है, ये ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, ये इसके साथ जुड़ के ट्राइंगल हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब हमें तो अलग अलग पॉइंट को पिक करके ट्राइंगल बनाना है। जैसे मान लो मैंने ये 3 पॉइंट पिक कर लिया, ये ऐसे करके, तो ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ये और ये पॉइंट पिक कर लिया इस तरह से। तो अगर हमारा इस पॉइंट को ऐड करना है तो वहां पर हमारा ट्राइंगल बनेगा, बट ये पॉइंट से ना हमारा कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा, जो कोलिनियर पॉइंट है। तो इतने सारे, जितने सारे पॉइंट से हमारे ट्राइंगल नहीं बन सकते हैं, उतने सारे पॉइंट को हम लोग हटा देंगे। देखो अगर हमारा कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होता तो हमारा टोटल ट्राइंगल 12 पॉइंट में से कितने सारे ट्राइंगल बन सकते थे, 3 2 1 और 12 11 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6 2, तो ये हो गया 2 2 0, हमारा इतना सारा ट्राइंगल बन सकता था। लेकिन हमें पता है ये 5 पॉइंट ट्राइंगल बनाने के लिए सुइटेबल नहीं है, तो इस 5 पॉइंट से जितने भी ट्राइंगल बन सकते थे उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो 5 पॉइंट से कितने सारे ट्राइंगल बन सकते थे वो चेक करते हैं। तो 5 पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल बना सकते थे 10, ठीक है। वो 10 ट्रायंगल्स अभी हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये कोलिनियर है। तो हम लोग कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, 220 - 10। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे पॉइंट से अगर ट्रायंगल बन जाता तो 220 ट्रायंगल बनता, बट हमें पता है कि ये 5 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनने वाले। तो ये 5 पॉइंट से जो ट्रायंगल नहीं बनेंगे उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है 10, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 12 पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है 220, और 5 पॉइंट से 10, तो 10 ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 220 से 10 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो 210 ट्रायंगल्स बन जाएगा ये सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 210 पॉइंट्स, मतलब ये हो जाएगा 210 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 210। तो इसका लॉजिक देख लो क्या है कि अगर हम लोग, फिर से बता देते हैं, अगर हम लोग कोई भी हमारा कोलिनियर पॉइंट नहीं होता तो 12 पॉइंट से हम लोग 220 ट्रायंगल बन जाता। लेकिन 5 पॉइंट ऐसा है जिससे जो ट्रायंगल बनने वाला था तो कितना 10, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइंस, ये जो है पॉइंट्स कोलिनियर है। तो 10 हट गया तो 210 ट्रायंगल बन सकता। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। बोल रहा है कि कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। एक प्लेन में 16 पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रोबेबली 16 ही हुआ होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन सकता है बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। अच्छा, 3 सेम लाइन में नहीं है, अच्छा तो ये पॉइंट इस तरह से नहीं होगा, 3 जो है सेम लाइन पे नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अलग अलग जगह पे, तो ये हम अभी लिख के नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बोल रहे हैं कि टोटल 16 पॉइंट्स है हम लोगों के पास, ठीक है। और कोई भी पॉइंट्स कैसे नहीं है वो हम दिखा देते, 1 2 3 ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं। क्योंकि सोचो अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए, जैसे कोई भी 2 पॉइंट ले लो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसे 2 पॉइंट ले लो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बनाने का रूल्स क्या है, कोई भी 2 पॉइंट्स होगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ये क्यों बोला है नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन में
मतलब 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में होगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 पॉइंट नहीं यूज हुआ, देन 3 पॉइंट्स यूज हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि जो पॉइंट्स अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि एक भी पॉइंट, एक भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जहां पर 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट से हमें नहीं बनाना है, 2 ही पॉइंट से ही हमें बनाना है, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है तो कितने सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे एट ए टाइम? 2। कितने सारे पॉइंट से? 16 से। तो सिंपल 16 2, जैसे ट्राइंगल बनाते हैं तो 5 पॉइंट से, जैसे 12 पॉइंट से ट्राइंगल बनाएंगे तो 12C3, और 16 पॉइंट्स अवेलेबल है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो 16C2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 16 इंटू 15, तो ये हो गया 120, ठीक है। और इसका मतलब भी मैंने बताया, बोल रहा है कि नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन, कोई भी 3 पॉइंट ऐसा नहीं है कि वो सेम लाइन पे हो। मतलब बेसिकली देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है स्ट्रेट लाइन सिर्फ ऐसे वाला ही बनाओ, या ऐसे जैसे भी करो, पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ो या इस तरह से। ऐसा पॉइंट मत जोड़ो जहां पर 3 पॉइंट ऐसे जुड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वैसा अरेंजमेंट भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोल रहा है। स्ट्रेट लाइन बनाना है, 2 ही पॉइंट का यूज करके बनाओ, ठीक है। तो 120 स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 स्ट्रेट लाइन बनने का पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। At an election there are 5 candidates and 3 members are to be elected। बोल रहा है एक इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, जहां पर 5 कैंडिडेट है एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। 5 लोगों ने, मतलब अगर कभी वोट दिए हो तो देखोगे ना, वहां कैंडिडेट का नाम रहता है और उनका जो है साइन रहता है, उसको देख के ही तो हम लोग प्रेस करते हैं ना। तो बोल रहा है कि 5 कैंडिडेट है एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, मतलब उनमें से 3 लोगों को इलेक्टेड होना है। 5 लोग हैं, जिन 3 को ज्यादा वोट मिलेगा वही 3 इलेक्टेड हो जाएंगे। ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। बोल रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक वोटर मतलब जो वोट देने जाएगा उनके पास क्या अधिकार है? इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। वो 5 में से किसी भी एक कैंडिडेट को अपना वोट दे सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को, एक नहीं बोलेंगे, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं, किसी को दो उसी को दो। ये 5 लोगों का मान लो नॉमिनेशन किया हुआ है, ठीक है, ये 5 लोगों का वोट देने जाओगे, जो वोटिंग मशीन्स रहेगा या जो है पेज पे भी हो सकता है, ये 5 लोगों का जो है अपना अपना नाम वाम दिया हुआ है, मान लो ABCDE, ठीक है, और यहाँ बटन लगे हुए, ठीक है, यहाँ बटन लगे हुए, जिसको वोट देना है दे सकता है। तो जो वोटर एंटर करेगा अंदर, तो उसके पास ये फ्रीडम है कि वो इनमें से किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन लेकिन क्या बोला है? नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, ठीक है, फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट को वो चाहे वोट दे सकता है, लेकिन नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। और नंबर टू बी इलेक्टेड कितना है? 3। मतलब एक वोटर अंदर जाएगा, वो मैक्सिमम 3 लोगों के लिए वोट कर सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों के लिए वो वोट कर सकता है, मिनिमम 1 लोगों के लिए, इसका मतलब, ठीक है, मतलब 1 से लेके 3 लोगों के लिए वोट कर सकता है। बात समझो, नॉर्मली हम लोग जब वोट देते हैं तो एक ही जन को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट अलग है, 5 कैंडिडेट है जिनमें से हमें 3 मेंबर को इलेक्ट करना है, ठीक है, जिस चीज का वोटिंग हो रहा है 3 मेंबर को इलेक्ट करना है। अब इनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 मेंबर का इलेक्शन करना है, तो हम लोग एक जन को भी चाहे तो वोट दे सकते हैं, 2 जन को चाहे तो भी वोट दे सकते हैं, 3 जन को भी वोट दे सकते हैं एट ए टाइम, बट उससे ज्यादा नहीं। तो ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी इलेक्टेड। जितने लोग इलेक्टेड होने वाले उससे ज्यादा लोगों को वोट नहीं दिया जा सकता है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ ए वोटर चूज टू वोट इज, द नंबर ऑफ वेज, एक वोटर के लिए वोट देने का कितना सारा चॉइसेस है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, 5 में से 3 लोगों को वोट दे सकता है।
मैक्सिमम, ठीक है। या फिर 5 में से 2 लोगों को दे सकता है, या फिर 5 में से 1 लोगों को दे सकता है। क्योंकि मैंने बोला या फिर, क्योंकि ऑप्शनल है ना, क्योंकि ये देखो क्या लिखा हुआ है, ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर, कुछ भी नंबर में वो मतलब कितने भी लोगों को चाहे वो वोट दे सकता है, लेकिन उसके बाद एड ऑन कर दिया कि जितने लोग इलेक्ट होने वाले उससे ज्यादा को नहीं दे सकता है, मतलब 3 से ज्यादा नहीं दे सकता है। क्या 3 से कम दे सकता है? दे सकता है। कौन से लाइन से पता चल रहा है? वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट को वो चाहे तो वोट दे सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा हम लोग को लगेगा पहले पढ़ के, लेकिन उसके बाद ही एड ऑन कर दिया कि जितने लोग इलेक्टेड होने वाले उससे ज्यादा लोगों को वोट नहीं दे सकता है। तो 4 और 5 वाला ऑप्शन कैंसिल आउट, 1 2 3, ठीक है। तो 5 में से 3, 5 में से 2, 5 में से 1, ठीक है। ये सब इसके लिए ऑप्शंस है एक वोटर के लिए, तो इसका मतलब ये प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर लेकिन वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये चीज बहुत से लोग गलत कर देते हैं। जैसे हम बताते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं फिर बताते हैं। अभी जो मैंने समझाया, इन है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 5, ठीक है। 3 इलेक्ट करना है, 3 इलेक्ट करना है, तो वोट कैसे करेंगे? 5C3, 5C2 या फिर 5C1, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 2 1, ठीक है। 4 और 5 वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग इलेक्ट होंगे, ठीक है, उतने लोगों को वोट दे सकते हैं। 3 इलेक्टेड, ठीक है, 3 लोगों को इलेक्ट करना है। अच्छा, अब अगर मैंने लास्ट दिन तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था 2 टू दी पावर n-1, जहां पर 1 और मोर देन 1 वाला ऑप्शन किया था, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होता है जब हमारा n फुल्ली यूटिलाइज होता है। जैसे इनवाइट किया था फ्रेंड लोगों को, तो 5 में से 5 4 3 2 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 में से क्या हो रहा है? 3 2 1, 4 और 5 तो आउट हो जा रहे हैं, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लेकिन कभी नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एन का यूटिलाइजेशन फुल्ली हो, तो यहाँ का एन का यूटिलाइजेशन फुल्ली नहीं हो रहा है। 5C3 5C2 5C1, 5C5 5C4 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाने से यहाँ नहीं होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला तब लगता है जब हमारा जो भी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है उसे अलग अलग कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर सारे तरीके का सिलेक्शन हम लोग दिखाए तब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो, 3 2 1, ठीक है, 5 4 3, 2 into 1, 5 into 4, 1 और 5, चेक करते हैं कितना होगा। 3 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 10 प्लस 5, मतलब 25। अगर गलती से भी ये लगा लेते हो तो ये तो मैंने समझा भी दिया लॉजिकली क्यों नहीं होगा, फिर भी एक बार आंसर भी देख लो। 2 टू दी पावर 5 - 1 यानी 32 - 1 यानी कि 31 हो जाएगा। लेकिन वोटर को तो अधिकार है ही नहीं कि वो 4 लोगों को वोट दे या 5 लोगों को वोट दे, वो मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकता है, मिनिमम एक से स्टार्ट करते थे। तो आंसर आना चाहिए 25। तो ये देखो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 25 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये वाला हमारा यहाँ पर नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी लगता है हमें कि ये वाला हो जाएगा, ये गलती होता है, तो ये मैंने बता दिया कि गलत क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि एवरी 2 पर्सन shake hands with each other in a party and the total number of handshake is 66, the number of guests in the party। बोल रहा है कि हर 2 पर्सन, ठीक है, हर एक 2 व्यक्ति क्या करेगा? हैंडशेक करना चाह रहा है एक दूसरे के साथ, पार्टी में जितने भी लोग हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे? बोल रहा है कि टोटल उस पार्टी में हैंडशेक हुआ है 66, तो कितने लोग थे पार्टी में, कितने लोग थे, कितने गेस्ट यानी कितने पर्सन प्रेजेंट थे, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पहले हम एक चीज समझाते हैं। मान लो ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं, ये हैंडशेक करना चाहते हैं, ठीक है, ये हैंडशेक करना चाहते हैं, तो कितने सारे हैंडशेक होंगे? इनके अंदर नंबर ऑफ हैंडशेक कितने सारे हो सकते हैं? सोचो, पहले ए बी के साथ हैंडशेक किया, कितना हैंडशेक हो गया? ए के साथ बी का हैंडशेक हुआ, तो नंबर ऑफ हैंडशेक 1, ठीक है। फिर बी और सी अपने अंदर हैंडशेक किया, तो नंबर ऑफ हैंडशेक
फिर ए, ठीक है। फिर ए और सी अपने अंदर हैंडशेक किया तो नंबर ऑफ हैंडशेक हो गया 1। बस हो गया, ए ने बी के साथ हाथ मिला लिया, ए ने सी के साथ भी हाथ मिला लिया, बी ने सी के साथ हाथ मिला लिया, और ए ने बी के साथ हाथ मिलाया या बी ने ए के साथ हाथ मिलाया, बात तो बराबर है। तो 3 पर्सन होने पे 3 हैंडशेक हुआ, ठीक है। 3 पर्सन होने पे 3 हैंडशेक हुआ। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में कैसे कर सकते हैं, तो देखो जैसे जियोमेट्री में हम लोग अभी कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, उसी तरह से हैंडशेक करने के लिए 2 हाथ चाहिए, ठीक है। 2 पर्सन, अलग अलग पर्सन और 2 हाथ चाहिए, ठीक है। अलग अलग पर्सन और 2 हाथ चाहिए, तो आर मतलब 2 हो जाएगा। एट ए टाइम हमें 2 हाथ सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 3 लोगों में से 2 हाथ सिलेक्ट करने, इसका एक हाथ, इसका एक हाथ, या फिर इनका एक हाथ, इनका एक हाथ। और किन से सिलेक्ट कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन है, कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन में से किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है और उससे उनका 2 हाथ हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 3C2, ठीक है। ये कितने तरीके से होगा, 3C2, तीनों में से किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो 2 हाथ मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हो गया 2 × 1 और 3 × 2, तो ये देखो 3 आंसर आ गया। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह से कैलकुलेट, मतलब ये लॉजिक ऐसा है कि अगर नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए, 3 हुए, अगर 3 पर्सन है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे। हम लोग मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी इज एन, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ पर्सन हम लोगों ने यहाँ पर था, हमारा एग्जाम्पल जो है, ये तो मैंने एग्जाम्पल खुद से लिया था, तो यहाँ पर 3 लोग थे, और यहाँ पर नंबर ऑफ गेस्ट मान लेते हैं n पर्सन थे, ठीक है। अब पर्सन्स कितने भी सारे हो, हैंडशेक करने के लिए तो 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो हमें 2 हाथ मिलेगा, तो NC2, ठीक है। इतने सारे हैंडशेक हो सकते हैं, और उसका आंसर हमें दिया हुआ है कि पार्टी में टोटल 66 हैंडशेक हुए हैं। तो NC2 इक्वल टू 66 हो गया, जैसे कि 3C2 इक्वल टू 3। 3 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करके अगर हम लोग चेक करते हैं कितना नंबर ऑफ हैंडशेक होता है, दैट इज 3। सिमिलरली इन नंबर ऑफ पर्संस में से किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट करके हैंडशेक करने से बोल रहा है कि इस पार्टी में 66 हैंडशेक हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन का वैल्यू कितना होगा। अब ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस तो ये है कि हम लोग यहाँ पर ABCD जितने भी ऑप्शन है उससे ट्राई करके देखेंगे। ए का वैल्यू है 11, बी का वैल्यू है 12, 13, 14, 12, सी है 13 और डी है 14, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, जैसे कि 11 हम लोग ऑप्शंस को चेक करेंगे। 11C2 देखते हैं कितना आता है, 2 × 1, 11 × 10, नहीं ये तो 55 आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं। अच्छा बी से ट्राई करते हैं, 12C2, तो ये हो गया 2 × 1, 12 × 11, तो ये हो जाएगा 66। हाँ ये सही है, तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, तो सी डी चेक करने का जरूरत नहीं क्योंकि बी से तो हमारा मैच हो गया आंसर। तो 66 आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि 12 से आ रहा है, मतलब पार्टी में 12 लोग रहे होंगे तभी 66 नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो पहले पैरेललोग्राम्स क्या होता है वो देख लो। पैरेललोग्राम्स का मतलब होता है कुछ ऐसे देखने में जो शेप होता है, मतलब बर्फी के जैसा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में भी 4 जो है लाइंस रहते हैं, जैसे रेक्टेंगल में रहते हैं। और पैरेललोग्राम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो भी लाइंस होते हैं ना वो ऑपोजिटली पैरेलल होते हैं, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, और ये एक दूसरे के पैरेलल्स है, ठीक है। और जैसे कि रेक्टेंगल अगर देखो, रेक्टेंगल जो होता है ना उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। वैसे मेरे ड्रॉ में तुम लोग को 90 डिग्री ना दिखे, लेकिन 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल जो बनता है हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा पैरेललोग्राम का फीचर्स बता दिया। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट लाइंस जो है पैरेलल्स होते हैं, और जो एंगल्स है वो रेक्टेंगल की तरह 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने बताया क्योंकि ये तो रेक्टेंगल भी हो रहा है ना, बेसिकली वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये जो है 4 इसमें अलग अलग जो है
लाइन से शेप बने हुए हैं, यहाँ भी 4 अलग अलग लाइन से शेप बने हुए हैं, लेकिन ये और इसमें फीचर्स थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चलो पैरेललोग्राम मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा देखने में जो ड्रॉ होता है। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 4 पैरेलल लाइंस। अच्छा पहले 4 पैरेलल लाइंस बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पैरेलल लाइंस। अच्छा सॉरी, ऐसा नहीं, ऐसा हो, 1 2 पैरेलल है ना, 3 पैरेलल बोलने से ऐसे होगा, 1 2 3 4, हमेशा ऐसे 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। अब इंटरसेक्ट करने का मतलब ऐसा होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। इससे हम लोग कितने सारे जो है पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज सोच के देखो, जब हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर का 2 लाइन लेना पड़ेगा, इधर का 2 लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ब्लू कलर से मैंने 4 लाइंस बनाए हैं, उससे अगर देखो हम एक ड्रॉ करके दिखाते कैसे हमारा पैरेललोग्राम बन सकता है, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा, और ये व्हाइट वाले से ये साइड बन जाएगा, ठीक है, ऐसा और ठीक है, ये ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा। मतलब ये 2 लाइन लेना पड़ेगा ये 4 लाइन में से, और ये 2 लाइन लेना पड़ेगा ये 3 लाइन में से, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे इसको, हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, 4 में से हमें 2 लाइन लेना है, तो 4C2, ठीक है, ये कलर से लिख दिया, और ये 3 में से 2 लाइन लेना है, 3C2, 3 में से 2 लाइन लेना है, और ये दोनों चीज एक साथ करना है तभी जाके ये ड्रॉ बनेगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एक साथ करना है तभी जाके ड्रॉ होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने सारे पैरेललोग्राम बन सकता है। 2 into 1 4 into 3 3 into 2 18, ठीक है, 18 पैरेललोग्राम बन सकते हैं, 18 पैरेललोग्राम बन सकता है। वो क्या, ম্যাম हाँ बोलो। ওই 3C2টা বুঝলাম না। 3C2 টা বুঝলে না, এই দেখো 3C2 মানে এই 3টে লাইন থেকে এই যে এদিকে 2টো নিতে হবে, যেরকম ভাবে এই 4টে লাইন থেকে তোমাকে এই দিকটা ফিল আপ করার জন্য, যেহেতু আমি এগুলোকে এইভাবে করেছি, এই দিকটা ফিল আপ করার জন্য 2টো নিতে হবে, ঠিক আছে। সিমিলারলি এই 3টে লাইনের থেকে, কারণ আমার তো ইন্টারসেক্ট করানো আছে না, মানে আমার জিনিসটা কিরকম হবে আমি দেখাচ্ছি, এই যে যেরকম এরকম আছে, যেমন ধরো এই যে এই লাইনটা নিলাম, এই লাইনটা নিলাম, সেটা এই দুটো সাইডে চলে যাবে, আর এই দুটো লাইন নিয়ে নিলাম, সেটা হয়ে যাবে। তো এই যে ব্লু কালারের লাইন কটা আছে, 4টে থেকে কটা নেবো, 2টো নেবো, যেটা এইভাবে ড্র হবে। আর এই 3টে থেকে কটা নিতে হবে বলো, যদি আমাকে এরকম একটা মানে শেপ রেডি করতে হয়, তাহলে আমার তো 4টে লাইন লাগবে, তাহলে এই 4টে লাইনের আমি কিভাবে সিলেকশন করবো, এইরকম ভাবে যে লাইনগুলো আছে তার থেকে যে কোনো 2টো, তাহলে 4টে থেকে 2টো, যেহেতু 4টে আছে, আর এইখানের জন্য যে কোনো 2টো, তাহলে 3টের মধ্যে যে কোনো 2টো, তাহলে 3C2। বলো বুঝতে পারলে না, পারলে না বলো, বুঝেছি। বুঝতে পারলে। तो ऐसे होगा, मतलब एक्चुअली कैसे लाइंस बनेंगे, हम ये 18 पैरेललोग्राम बना के दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो टाइम टेकिंग हो सकता है, या फिर सारा बने ऐसा जरूरी नहीं, मतलब हम 1-2 समझाते हैं, देखो कैसे होगा। जैसे इसमें ये वाला 1 2 3 4, ठीक है, इसे थोड़ा सा मतलब शेप हमें ऐसे देना है, ताकि ये जो है, मतलब मैंने तो ये स्ट्रेट लाइन में कर दिया, जैसे मान लो ऐसे करके ये 4 के बाद अगर ऐसे 3 करेंगे ना, तो पैरेललोग्राम तुम लोग को दिखेगा, मैंने इसे स्ट्रेट कर दिया है ड्रॉ में, तो तुम लोग को ये स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा। लेकिन अगर तुम लोग इसी ड्रॉ को अगर ऐसे कर लेते हो 1 2 3 4 और ऐसे कर लेते हो, तो भी इंटरसेक्ट हुआ, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। 18 पैरेललोग्राम कैसे बन रहा है देखो, यहाँ पर ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये तो मुझे 6 दिख रहा है, ठीक है 18, 6 दिख रहा है। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये तो मैंने लगातार जैसे वैसे दिखा दिया, ये 6 हो गया। अब यहां से 2 ले लो, और यहाँ या फिर ऐसे करो, ये देखो, ये 2 ले लो और ये वाला 2 ले लो,
तो भी होगा, यहाँ से 2 पार्ट और यहाँ से 2 पार्ट और हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके भी हमारा और भी 6 बन जाएगा। और ऑपोजिटली हम लोग यहाँ से 2 ले सकते हैं और यहाँ से 2 ले सकते हैं, ऐसे करके हमारा और भी 6 बन जाएगा। तो 6 6 6 का 3 सेट हो जा रहा है, तो 6 इंटू 3 80। अब पूरा करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इमेजिन करके देखो, ये 6 तो बन ही रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये स्क्वायर जैसा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे 6 लाइन स्क्वायर जैसा ही बना दिया इसका शेप, इसीलिए। तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे, जैसे कि मैंने बोला, ऐसे करके ड्रॉ करो, तो तुम लोग को यहाँ पर ये देखो पैरेललोग्राम दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक यहाँ से लाइन पिक करके तो बनाना है, तो ये यहाँ से तो दिख रहा है 6 बन जाएगा। अब यहाँ से 2 लाइन पिक कर लेते, यहाँ से 2 लाइन पिक कर लेते, तो उससे भी तो हमारा बनेगा। तो ऐसे करके अगेन हमारा कितना बनेगा, 1 2 3, ठीक है। ऐसे करके 3, फिर इस ये यहाँ से 2 साइड लोगे, इधर से 2 साइड लोगे, ऐसे करके और भी 6 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे 6 6 करके 3 हमारा जो है सेट बन जा रहा है, तो 18 बन जाएगा, ठीक है। तो पूरा ड्रॉ करना पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इस तरह से बन रहा है। लॉजिक ये है कि ये 4 लाइन में से 2 ले लो और ये 3 लाइन में से 2 ले लो, ठीक है। तो 4 में से 2 और 3 में से 2। अब जैसा ड्रॉ करना चाहो, जैसे ऐसे करके ऐसे करोगे तो भी चलेगा, या फिर अगर ऐसे कर लेते हो, ऐसे 1 2 3, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो बात तो बराबर ही है, 4 में से 2 3 में से 2, हर लाइन में से, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये क्या है, ऐसे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा, 2 वर्टिकल लाइन लेना पड़ेगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो ये लाइंस का जैसे नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे बने हुए हैं। ये क्या है, ये है वर्टिकल लाइन। तो अगर हमें ये शेप लेने हैं तो एट ए टाइम 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये बनेगा, और दोनों को कंबाइनली लेना पड़ेगा, तो 18 शेप बन जाएगा। अच्छा चलिए, 15th नंबर हो गया। अब नेक्स्ट जो है 16 और 17, ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे, ठीक है। हम बता देंगे क्यों बाद में करेंगे। 16 से मुझे याद है, जो भी मैंने रखा हुआ है मतलब बाद में करवाने के लिए, वो सारी चीज हम लोग एक ही साथ करेंगे, थोड़ा सा अलग है इसी वजह से। 18th नंबर देखो, 18th नंबर में बोल रहा है 18 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन ए सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सर्कल मतलब तो पता है तुम लोग को, सर्कल मतलब ये हो गया एक सर्कल, ठीक है। अच्छा, इसके सरकमफेरेंस में 8 पॉइंट्स हमें मार्क करना है, ठीक है। चलो 8 पॉइंट्स मार्क कर लेते, कोई भी 8 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पॉइंट्स मैंने मार्क्स कर लिए, ठीक है। 8 पॉइंट मार्क कर लिए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब क्या करें, द नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस इन पेयर इज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो पहला बात है कि ये पता करो कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर, ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो पहले हम नॉर्मल बताते हैं, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें कितने सारे कॉर्ड बन सकते हैं, सर्कल में बहुत सारे पॉइंट है, ये सर्कल तो सारे पॉइंट से ही बने हुए, कितने सारे अनगिनत पॉइंट है, ठीक है, अनगिनत पॉइंट है। अब इसमें कितने सारे, अब कॉर्ड का मतलब क्या है, कोई भी 2 पॉइंट को ऐड करेंगे सर्कल, ये मान लो ये पॉइंट ऐड कर दिया, ये कॉर्ड है, ऐसे ऐड कर दो, ये कॉर्ड है, कैसे भी ऐड करो तो अनगिनत कॉर्ड बन सकते हैं, अनगिनत कॉर्ड बन सकते हैं, क्योंकि पूरा सर्कल ही ऐसे पॉइंट 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 से बना हुआ होता है। तो जितने सारे पॉइंट होंगे उतने सारे कॉर्ड बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 करके उतने सारे कॉर्ड बन जाएंगे। जैसे जब रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर होता है, या फिर मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसे डायगोनल बोलते हैं, जब रेक्टेंगल के अंदर होता है, या फिर क्या बोलते हैं उसे, ये क्या था, डेकागन के अंदर होता है, तो उसे डायगोनल बोला जाता है। लेकिन जब सर्कल के अंदर हम लोग ऐसा जो है लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे कॉर्ड बोला जाता है। बेसिकली कॉर्ड का मतलब है सर्कल में जितने सारे पॉइंट्स अवेलेबल है, कोई भी 2 पॉइंट में जब हम लोग एड ऑन करेंगे तो उससे बोला जाता है कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई भी 2 पॉइंट बता दिया है, कौन सा 2 पॉइंट लेना है बता दिया है, क्या, 8 पॉइंट, ठीक है। 8 पॉइंट्स बोला है मार्क कर लो, और उससे कितने सारे कॉर्ड बनेंगे वो बताओ, ठीक है। 8 पॉइंट से कितने सारे कॉर्ड बनेंगे, तो चेक करके देखते हैं पहले 8 पॉइंट से कितने सारे कॉर्ड बन सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट को मैंने कवर कर लिया। 7, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अब इससे स्टार्ट करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, फिर इससे 19, 20, 21, 22, ये यहां से भी जाएगा 23, 24, ठीक है। अच्छा, ये वाला 25, 26, 27। अच्छा, और ये तो हो गया था 27, एक बच गया लग रहा है, 28 होना चाहिए। अच्छा, एक बच गया, चलो ये तो बहुत सारा हो गया, पता नहीं, मतलब एक बच गया होगा, 28 आंसर होना चाहिए। हम दिखाते क्यों होगा। हम लोग जब ये ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग कोई भी 8 पॉइंट में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, 8 में से कोई भी 2 पॉइंट को ले रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं। तो 8C2, 8C2 का आंसर ना 28 होता है। 2 इंटू 1, 8 इंटू 7, तो ये हो गया 4, तो ये 28 हो जाएगा। अब यहाँ भी ना तुम लोग करके देख सकते हो, 28 होता है, पता नहीं एक कहीं छूट गया मुझे लग रहा है। अच्छा, ये रहा, ये रहा, ये देखो, इसके साथ इसका लिंक नहीं था, 28 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग बैठ के तसल्ली से करके देख सकते हो, 28 होगा। तो यहाँ पर 18 में आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 28 हो जाएगा। तो लॉजिक समझना चाहिए, एग्जाम में तो हमें ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन अभी विजुअलाइज करके करोगे तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ऐड करके देखेंगे तो हमारा 28 कॉर्ड बनेगा। इसे कॉर्ड बोलते हैं, जैसे वहां डायगोनल बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉर्ड, ठीक है। ये सब क्या बना हुआ है, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड्स, ठीक है। तो 28 कॉर्ड्स बन जाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें क्या बोला है, कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, ठीक है। हमें कमिटी बनाना है, 8 लेडीज है और 7 जेंट्स है। अच्छा, लेडीज जो है वो 8 है, जेंट्स जो है वो 7 है, ठीक है। 8 लेडीज है, 7 जेंट्स है, और हमें क्या करना है, कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स। अच्छा, कमिटी जो बनेगा, ठीक है, कमिटी मेंबर कैसे होंगे, कमिटी में जो मेंबर होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, 3 लेडीज 4 जेंट्स, ये कंफर्म कर दिया है। 3 लेडीज और 4 जेंट्स को लेके ही हमारा कमिटी मेंबर बनेगा। जैसे बाकी क्वेश्चन में हमें क्या बताता है, एटलीस्ट 3 लेडीज रहेगा, 1 लेडीज रहेगा, ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 3 लेडीज और 4 जेंट्स से ही जो है कमिटी बनेगा। कमिटी मेंबर में 3 लेडीज और 4 जेंट्स रहेंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ऐसा अगर होता और कुछ नहीं बोला होता क्वेश्चन में, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 8 में से 3 लेडीज ले लो और 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स को ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर होगा वो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ना इतना आसान नहीं है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना होता तो वैसे ही करते ना, 3 लेडीज लेना है तो 8 में से 3, 8C3, और 4 जेंट्स लेना है तो 7C4, और आंसर निकालेंगे तो हो जाता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बोल रहा है मिसेस एक्स, मतलब एक लेडीज, ठीक है, मिसेस एक्स बोला है, ये ध्यान रखोगे। मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन ए कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज अ मेंबर। बोल रहा है कि अगर कमिटी में, मिसेस एक्स बोल रही है अगर मुझे लोगे, मिसेस एक्स बोल रही है अगर मुझे लोगे तो मिस्टर वाई को कमिटी में नहीं ले सकते हो, ठीक है। मिस्टर वाई रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा होगा उनमें कोई कंफ्लिक्ट, तो बोल रही है कि अगर मिस्टर वाई कमिटी में आएंगे तो हम कमिटी में नहीं रहने वाले। तो बोल रहे द नंबर ऑफ सच कमिटी इज, तो अब तो इनका बात तो मानना पड़ेगा, कमिटी बनाना है तो ऐसे सोच के ही होगा। तो बात ये है कि हम लोग ऐसा कितना सारा कमिटी बना सकते हैं जहां पर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ नहीं होंगे। बेसिकली तो यही चाहिए, या तो कमिटी में दोनों ही ना रहे तो चलेगा, या तो कमिटी में मिस्टर एक्स है, सॉरी मिसेस एक्स है तो मिस्टर वाई नहीं होने चाहिए, या फिर मिस्टर वाई है तो मिसेस एक्स नहीं होंगी। ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी तरह से रेस्ट्रिक्शन ना होता तो हमारा कितना सारा कमिटी बन सकता था, जो कि इससे आ जाएगा, ठीक है। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कितना कमिटी, कितने तरह से कमिटी बन सकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं है, ठीक है, सभी सभी के साथ एडजस्टेड है, किसी को भी कमिटी में ले लो, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कितने सारे कमिटी बन सकते हैं, 8C3, 7C4, 3, 2, 1, 8,
7 6 4 3 2 1 7 6 5 4। तो चेक करते हैं कितना हो जाएगा। 35 इंटू 56 1960। 1960। अगर किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो 1960 टाइप्स कमिटी हम लोग बना सकते थे इतने सारे लोगों को लेके, बट ये प्रॉब्लम हो गया किसके साथ किसका झगड़ा है, अब बोल रहा है ये आएगा तो हम नहीं आएंगे, ये सब प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वो सारे कमिटीज ढूंढ लेते हैं जहां पर अगर एक्स वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे प्रॉब्लम तो मिसेस एक्स से दिखा रही, वही बोल रही है कि अगर मिस्टर वाई रहेंगे तो हम नहीं रहने वाले। हम लोग पहले वो सारे कमिटी ढूंढ लेते हैं जहां पर ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो निकला इसमें क्या निकला है, ये जो कमिटी बना है इसमें ऑल टाइप्स ऑफ कमिटी बना है, ऑल टाइप्स, ठीक है। मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एक साथ भी है, ऐसा कमिटी भी इसमें होगा, और ऐसा कमिटी भी इसमें होगा जहां पर वो दोनों नहीं है या फिर एक है दूसरे नहीं है। हमें क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स को हटा देने, जैसे तुम लोग परमुटेशन पे किए थे ना, टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, वैसा ही कंसेप्ट हम लोग अभी वो कमिटी ढूंढेंगे जहां पर एक्स एंड वाई टुगेदर है, ठीक है, एक्स एंड वाई टुगेदर है, एक्स वाई टुगेदर है। अगर वो कमिटी हमें मिल जाता है वो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हर तरह का कमिटी है, ठीक है। मतलब एक साथ है एक साथ नहीं है, अलग अलग है, दोनों ही नहीं है सारे। तो वहां से अगर हम लोग टुगेदर वाला कमिटी हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉट टुगेदर वाला कमिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑल टाइप्स कमिटी, ऑल टाइप से मेरा मतलब है एक्स वाई टुगेदर है ऐसा कमिटी भी है, एक्स वाई टुगेदर नहीं है ऐसा कमिटी भी है। तो एक्स वाई टुगेदर है वो हट जाएगा तो हमें सिर्फ नॉट टुगेदर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। एक्स वाई अगर एक साथ है, एक एक्स वाई अगर एक साथ रहते हैं तो हमारा कमिटी कैसे बन सकता है। तो देखो, लेडीज हमारे पास कितनी है, लेडीज हमारे पास 8 है, ठीक है। जेंट्स हमारे पास कितने हैं, जेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पर 7 है। चलो अच्छा, अब अगर ये कंफर्म है कि जो भी कमिटी बनेगा, अभी हम लोग वो कमिटी निकाल रहे हैं जहां पर एक्स वाई एक साथ रहेंगे, मतलब ऐसा कमिटी जहां पर एक्स भी है वाई भी है, मिसेस एक्स भी है और मिस्टर वाई भी है कमिटी में। मतलब जो भी कमिटी बनाओ एक एक मेंबर तो हमारा फिक्स है, कौन, लेडीज के तरफ से मिसेस एक्स ये तो रहेंगी ही रहेंगी कमिटी में, और मिस्टर वाई, ठीक है। हमें कितने लोगों का कमिटी बनाना है, हमें 7 लोगों का कमिटी बनाना है, ठीक है। अब बाकी लोगों को यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, बाकी लोगों को यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। मतलब 8 लेडीज में 8 लेडीज बोल रहे हैं, मतलब हमारा एक लेडीज तो फिक्स है, 4 लेडीज लेना पड़ेगा, सॉरी 3 लेडीज लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लेडीज लेना पड़ेगा 8 में से हमेशा, ठीक है। और 7 में से 4 जेंट्स लेना पड़ेगा हमेशा, जिसमें एक जेंट्स फिक्स और इधर एक लेडीज फिक्स है। मतलब 2 लेडीज को पड़ेगा और यहाँ पर और 3 जेंट्स को लेना पड़ेगा। हम लोग ये कमिटी ढूंढ रहे हैं जहां पर हर एक कमिटी में मेंबर ये दोनों होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 में से एक लेडीज तो मेरा फिक्स हो गया है, ठीक है। तो मुझे और कितने लेडीज को लेना पड़ेगा, दो लेडीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरा R2 हो जाएगा, और N कितना हो जाएगा बोल सकते हो, R2 हो जाएगा, क्योंकि हम मिसेस एक्स को रखेंगे पक्का है, क्योंकि मुझे वो सारे मतलब कमिटी को ढूंढ के निकालना है जहां पर हर एक जगह पे मिस्टर वाई और मिसेस एक्स एज अ मेंबर जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिसेस एक्स तो प्रेजेंट है ही है, तो इनका सिलेक्शन क्यों करें, इनको तो मैंने सिलेक्ट कंफर्म सिलेक्ट कर रखा है। तो बाकी लेडीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी कितने लेडीज है, 2 लेडीज को करना है, क्योंकि टोटल 3 लेडीज लेना है। तो मुझे 2 लेडीज को सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ कितने लेडीज से करना पड़ेगा, क्या इनका वैल्यू 8 ही रहेगा या फिर चेंज होगा, इनका वैल्यू 8 ही रहेगा। हाँ बोलो। 7 होगा, करेक्ट 7 होगा, क्योंकि एक लेडीज तो मेरी फिक्स हो चुकी है, तो मुझे बाकी बचे हुए 7 लेडीज में से 2 लेडीज को लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही बताओ। तो यहाँ पर मुझे और 3 जेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो R = 3 हो जाएगा। कितने जेंट्स में से सिलेक्ट करें, 6, ठीक है। 6 जेंट्स में से सिलेक्ट करेंगे, 6C3, और ये दोनों चीज एक साथ होने चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना ऐसा कमिटी बनेगा जहां पर ये दोनों रहेंगे ही रहेंगे। तो 2 into 1 7 into 6 3 to 1 और 6 5 4, ठीक है। तो 2 3 3 3 कैंसिल, 2 2 10 into 6 60 into 7 60 into नहीं कितना आ गया देख लेते हैं, 7
इंटू 6 इंटू 5, 210 आ रहा है, ठीक है। 210 आ गया मेरा आंसर। 7C2 6C3 ठीक हुआ है। 321 654, ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 3, 2 3 6, 3 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 2 कर दिया, तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 भी तो बचा है। अच्छा, ये 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 7 अच्छा दिया 420, ठीक है। ये 420, हाँ 420 होगा। मैंने ये वाला ना मल्टीप्लाई नहीं किया, इसी वजह से मेरा कम आ रहा था। 420 मतलब एक्स वाई एक साथ है, ऐसा 420 कमिटी बन सकता है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये इनका टुगेदर वाला केस हो गया, टुगेदर है और इतने नंबर ऑफ कमिटीज हो सकते हैं, और यहाँ पर टुगेदर नॉट टुगेदर है, इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमें वो सारे कमिटी मिल जाएंगे जहां पर ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन हो जाएगा। कि मिसेस एक्स जो बोल रही है ना कि मुझे नहीं रहना है अगर मिस्टर वाई रहेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कमिटी वेयर मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई इज नॉट टुगेदर, एक साथ नहीं है, ठीक है। तो 1960 ये हो गया टोटल कमिटी जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनस 420 ऐसा कमिटी जहां पर सिर्फ ये ही दोनों एक साथ है हर जगह पे। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरा 1960 माइनस 420, 1540, ठीक है। 1540 होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन हम लोग का 1540, हाँ ये रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला है देखो, इफ 500C92 500C92 इक्वल टू 499C92 प्लस 9 सॉरी NC91, यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं एन कितना होगा। अब ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, उससे भी कर सकते हैं, या फिर अगर फॉर्मूला याद है, इस पे हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कुछ ऐसा था, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1CR, ऐसा था, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग का N+1, तो N देखो N क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं 499 अगर N है तो 499C, R अगर 92 है तो ये हो गया। अच्छा, फिर N 499 मान लेते हैं, R-1 यानी 92 माइनस 1 जो कि 91 को सेटिस्फाई कर रहा है, N+1 मतलब 499 प्लस 1 यानी कि 500C, R मतलब 92, तो ये तो सही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब N कितना हो जाएगा, N हम लोग का हो जाएगा 499। तो ये कंपेयर करके देख सकते हैं ना आसानी से कि ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर पता है। अगर नहीं पता है तो ऑप्शन है कि 501 से एक बार ट्राई करो, ठीक है। 500 से ट्राई करो, मतलब यहाँ पर एक बार लिखो 501 और उससे ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो जो ऑप्शंस लगे हुए हैं ना उससे फिर ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत पेनफुल हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, इसके लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये इतना कैलकुलेशंस कैसे कर पाओगे, तो कंपेयर कर सिंपल, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, हमें पता है कि ऐसा फॉर्मूला होता है, तो हम लोग एक एक डेटा को उठा के कंपेयर करेंगे। NCR तो ये हो जाएगा 499C92, क्योंकि एक ही ऐसा डेटा है जो कि पूरा दिया हुआ है, तो हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। N इक्वल टू हो जाएगा 499, R इक्वल टू हो गया 92, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, NCR लिखो, ठीक है। NCR लिख दिया, NCR-9 लिखो, सॉरी R-1 लिखो तो 91 हो जाएगा, N+1 लिखो तो 500CR मतलब 92 लिखो तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब N का वैल्यू हम लोग का हो जाता है 499। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। इसको अगर ऑप्शन के साथ डायरेक्ट करने जाओगे ना, जैसे कि मान लो
हम यही वाला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 499 और इससे चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले तुम लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा बात, ठीक है। मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। ये देखो 500 फैक्टोरियल NCR, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फिर n माइनस r करो। इसका शॉर्टकट करने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि 92 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है कितने सारी चीजों को सिलेक्ट ना करना, कंप्लीमेंट्री करके देख सकते हो। तो 4908 है, ये क्या हो गया, इतना तो नहीं आना चाहिए। 500 माइनस 408 आएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट्री करोगे तो 408 आएगा, मतलब 500 C92 का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 500 C408, ठीक है। अब इस तरह से करना पड़ेगा, लेकिन 408 से लेकर 1 तक लिखना कोई मामूली बात थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना लिख सकते हम लोग। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी, इसीलिए हम बोल रहे थे कि कुछ कुछ फॉर्मूला है, सारा तो मैंने नहीं बोला कि याद कर लो, लेकिन ये फॉर्मूला समझो कि हाँ बहुत ही काम आने वाला है, हर जगह पे यूज हो रहा है। तो ये जरूर से याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हेल्प रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट, द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आया होगा, ऐसे पढ़ के नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है। मतलब एक्चुअली कोर्ट कोर्ट वाला बात है ना, तो कोर्ट वाला बात हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोर्ट का कंसेप्ट क्या है। तो कोर्ट का कंसेप्ट ये है कि इंडिया में पहले क्या था, पहले जूरी सिस्टम था, ठीक है। मतलब कोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, तो पहले जूरी सिस्टम था, ठीक है। जूरी सिस्टम था और जो जज थे उनका उतना पावर नहीं था, ठीक है। जज रहते थे, तब भी जज रहते थे, लेकिन मेन पावर जो था, मेन पावर जो था डिसीजन लेने का, एक्चुअली मेन पावर का मतलब है हम डिसीजन का बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसीजन लेने का जो सिस्टम था वो जज नहीं लेते थे। अभी जैसे देखोगे तुम लोग, जज लेते हैं, एट लास्ट डिसीजन जज लेते हैं, सारे बातों को सुनने के बाद, दोनों पक्ष के वकील को दलील सुनने के बाद। लेकिन अभी क्या, इसके पहले ना जूरी जो है ये डिसीजन लिया करती थी, और जूरी हमेशा होते थे ऑड नंबर पे, ठीक है, ऑड नंबर पे। जैसे कि 9 लोग होते थे जूरी में, मेनली 9 लोग होते थे। ऑड क्यों होना चाहिए, ताकि टाई ना हो। जैसे मान लो अगर जूरी में 6 मेंबर होते तो प्रॉब्लम क्या होता, मान लो कि एक कोर्ट केस आया जिसमें से जूरी मेंबर्स में से 3 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये पर्सन जो है गिल्टी है, 3 बोल रहे गिल्टी नहीं है। अब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, टाई टाई हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ऑड नंबर ऑफ मेंबर को रखा जाता है, नॉर्मली 9 मेंबर को रखा जाता था जूरी सिस्टम में। अब क्या होता था, जैसे कि मान लो कब डिसीजन जो है आ जाएगा, यहाँ पर अगर 9 मेंबर है तो जैसे मान लो 5 मेंबर एक जैसा बोल रहे हैं तो मेजोरिटी डिसीजन इनके ऊपर जाएगा। 6 मेंबर जैसे बोलेंगे डिसीजन वही हो जाएगा। या फिर 7 मेंबर अगर एक साइड बोल रहा है, 7 मेंबर अगर बोल रहे हैं, जैसे मान लो इस पर्सन का जो है कोर्ट में सुनानी हो रहा है, अब इन्होंने मान लो कुछ गलत काम किया है, क्राइम किया है, तो बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत है। अब ये तो बोलेंगे हम गलत नहीं है, ठीक है। मान लो ये 5 लोग बोल रहे हैं गलत है तो सजा मिल जाएगा, 6 लोग भी बोलेंगे गलत है सजा मिल जाएगा, 7 लोग बोलेंगे गलत है सजा मिल जाएगा, 8 लोग बोलेंगे गलत है सजा मिल जाएगा, 9 के 9 लोग भी बोलेंगे गलत है तो भी सजा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। मतलब 5 लोग बोल रहे हैं कि सजा दो, इसका मतलब जो है कि 4 लोग बोल रहे हैं सजा मत दो, लेकिन 4 मतलब मिनिमम पर्सन हो गए ना, तो मैक्सिमम लोगों का बात ही माना जाएगा। 6 लोग बोल रहे सजा दो, यानी कि कितने लोग, 3 लोग बोल रहे सजा मत दो, लेकिन इनका बात कौन मानेगा। सोच के देखो, वोटिंग इधर ज्यादा है। जैसे तुम लोग रियलिटी शोज में देखते हो ना, 3 जज रहते हैं, ठीक है, वो गाने का होता है, डांस का होता है, जब सिलेक्शन चलता है तो वहां पर देखोगे कि वो तो बहुत सारे नाटक करते हैं, ये बजर वगैरह दबाना, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, 2 जज ने हाँ बोल दिया, तीसरे वाले क्या बोलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करे। वैसे ही एक ने हाँ बोला, बाकी दोनों में से अगर एक हाँ बोल देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे लास्ट वाला जज उसे ना भी बोल दे, ठीक है। और तीनों के तीनों हाँ बोलेंगे तो काम खत्म, वो तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब एक हाँ बोलता है बाकी दो साइलेंट है, तब ये डिपेंड करता है कि बाकी दोनों में से कोई भी एक अगर हाँ बोलेगा तो उसका सिलेक्शन पक्का है। जस्ट लाइक दैट, वैसे ही इन्हें अगर
गिल्टी, इन्हें अगर गिल्टी प्रेजेंट किया गया है, 5 लोग बोल रहे हैं हाँ गिल्टी है, 4 बोल रहे हैं नॉट गिल्टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको सजा मिलेगा, क्योंकि 5 तो गिल्टी बोल रहे हैं ना, 6 और यहाँ पर 7 8 इस तरह से होगा। 7 बोल रहे हैं तो 2 ना बोल रहे हैं, 8 हाँ बोल रहे हैं तो 1 ना बोल रहे हैं, 9 हाँ बोल रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये नॉट गिल्टी है, तो ये होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 5 6 7 8 मतलब ये मेजोरिटी डिसीजन लिखा है कि मेजोरिटी डिसीजन होगा तभी जाके जो है फैसला सुनाया जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये सिस्टम चेंज कर दिया गया 1959 के बाद से, ये सिस्टम चेंज करके जूरी सिस्टम के डिसीजंस को जो है कंसीडर नहीं किया गया। इसके बाद जो है सिस्टम जो है जज के हाथ में ही दे दिया गया। और इंडिया में हमारा मेनली 3 तरह का कोर्ट होता है। ठीक है, एक होता है सेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद होता है हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक मिनट, हाई कोर्ट स्पेलिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो फैसला आया वो मान लो हमें सही नहीं लग रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का। ठीक है, इसके बाद और कोई ऑप्शंस नहीं है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा जो सिस्टम है इंडिया का। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग, डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। इस लाइन का मतलब होता है, थोड़ा सा लॉ का लैंग्वेज है, बोल रहा है डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। इसका मतलब लोअर कोर्ट मतलब इसके आगे वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, किसी एक पर्सन को मान लो हाई कोर्ट ने गिल्टी करार दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सही है, सही है, ये ठीक है, ये गिल्टी ही है, ये गिल्टी ही है। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज है कि सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन। अब ये वाला भी देखो, 6-3 डिसीजन का मतलब हो जाता है रेशियोज क्या है, 6-3, मतलब 6 लोगों ने बोला है गिल्टी, 3 लोगों ने बोला है ना। ठीक है, तो इसका मतलब गिल्टी हो गया, तभी तो हाई कोर्ट में डिसीजन हो गया कि गिल्टी है। तो 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट, मतलब अपहोल्ड कर दिया, लोअर कोर्ट को बोला हाँ हाँ ठीक किया तुम, अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन। किस तरह से मेजोरिटी डिसीजन आ सकता है, रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज, लोअर कोर्ट को रिवर्स कर सके ऐसा हम लोग कैसे डिसीजन ला सकते हैं। मतलब जो भी डिसीजन है, नॉट गिल्टी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यही है, नॉट गिल्टी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वोट कितने लोगों ने दिया है, 6-3। ठीक है, मतलब जूरी सिस्टम जो है, पहले जूरी सिस्टम मेन था, अभी जज सिस्टम मेन हो गया, लेकिन वोटिंग होता है। ठीक है, 3-4 लोग बैठते हैं, फैसला होता है। तो यहाँ पर वही देखो 6-3 यानी 9 लोगों का बात हो गया। ठीक है, 9 लोग हैं। अब 9 में से बोल रहा है ऐसा क्या करे कि जो डिसीजन है वो रिवर्स हो जाए, मतलब नॉट गिल्टी हो जाए। ठीक है, नॉट गिल्टी हो जाए, अगर कोई गिल्टी है तो नॉट गिल्टी हो जाए, नॉट गिल्टी है तो गिल्टी हो जाए। बस अब कोई तो बोलेगा नहीं कि मुझे गिल्टी साबित करो। सर हमेशा केस ऐसे ही होगा कि किसी को गिल्टी करार किया गया, वो बोल रहा है नहीं नहीं हम अपने सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम गिल्टी नहीं है। तो इसका मतलब किसी को गिल्टी जो है बोला गया है, बट वो बोल रहा है कि नहीं आई एम नॉट गिल्टी। ठीक है, तो ये 6-3 डिसीजंस जो है आए हुए, मतलब 6 लोगों ने बोला था गिल्टी, ठीक है, और 3 लोगों ने बोला था नॉट गिल्टी, और हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि द पर्सन इज गिल्टी। अब ये दौड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नहीं नहीं हाई कोर्ट का डिसीजन इज ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये डिसीजन को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या ऐसा, मतलब कितने तरीके हैं इस डिसीजन को रिवर्स करने का। क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को रिवर्स करने के लिए मेजोरिटी डिसीजन कैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब 9 में से, ये देखो 9 में से अगर कितने लोग यहाँ पर देखो कितने लोग गिल्टी बोलेंगे, अगर एक लोग मान लो ऐसे करते हैं, यहाँ पर 9 में से 6 और 3 हुआ था, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 5 लोग मान लो नॉट गिल्टी बोल रहा है तो 4 गिल्टी बोल रहा है, तो भी रिवर्स हो जाएगा। अगर 6 लोग बोल रहा है नॉट गिल्टी और
6 लोग बोल रहा है नॉट गिल्टी और बचा 3 जन गिल्टी बोल रहा है, तो भी रिवर्स हो जाएगा डिसीजन। अगर 7 लोग बोल रहा है नॉट गिल्टी, 7 पर्सन जो भी है, 6 to 3 ना, तो टोटल 9 लोग है। 7 पर्सन बोल रहे हैं नॉट गिल्टी और इसका मतलब 2 पर्सन बोल रहे हैं गिल्टी, तो भी नॉट गिल्टी करार होगा, ठीक है। अच्छा, 8 लोग बोल रहे हैं गिल्टी, नॉट गिल्टी, एक बोल रहा है जो है गिल्टी, तो भी जो है कोर्ट का डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो मेजोरिटी के थ्रू से हम लोग कैसे अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं। और लास्ट एक ऑप्शन, 9 में से 9 ही लोग बोल देंगे अगर नॉट गिल्टी, तो वो गिल्टी हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा, 5 6 7 8 9, यहाँ पर मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 नॉट गिल्टी का मतलब 5 गिल्टी बोलेंगे, तब तो फिर गिल्टी हो जाएगा। वो तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें कोर्ट का डिसीजन रिवर्स करना है। कोर्ट का डिसीजन रिवर्स करना है मतलब हमें मिनिमम गिल्टी बोलने वाले लोग चाहिए और मैक्सिमम नॉट गिल्टी बोलने वाले लोग चाहिए। अब अगर तुम लोग सोचोगे कि नॉट गिल्टी 4 बोलेगा, इधर 3 होगा, तो सॉरी, इधर 4 होने से इधर हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल तो 9 पर्सन है। तो इधर 4 लोग बोलेंगे नॉट गिल्टी, 5 बोलेगा गिल्टी, तो रिवर्स कैसे होगा, तब तो उसको सजा मिलना ही है, फिर तो नहीं होगा। तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं चाहेगा, ऐसा भी नहीं चाहेगा कि 3 लोग नॉट गिल्टी बोले और बाकी बचे हुए 6 लोग जो है वो गिल्टी बोले। वो तो पहले भी हो चुका है, 6 to 3 डिसीजन से ही तो उसको गिल्टी करार किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए रिवर्स करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि कम से कम 5 लोग नॉट गिल्टी बोले, 6 लोग नॉट गिल्टी बोले, 7 लोग नॉट गिल्टी बोले, 8 लोग नॉट गिल्टी बोले, या 9 में से 9 ही लोग नॉट गिल्टी बोलते हैं। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे लिखने से आसान रहेगा हमारे लिए, अगर 9 में से 9 ही बोल दे नॉट गिल्टी, ये तो सबसे अच्छा है। एटलीस्ट 9 में से 8 बोल दे नॉट गिल्टी, तो भी हम नॉट गिल्टी हो जाएंगे। 9 में से अगर 7 भी बोलेगा नॉट गिल्टी, तो भी मेजोरिटी डिसीजन रहेगा, रिवर्स हो जाएगा डिसीजन। 9 में से 6 लोग अगर बोलेगा नॉट गिल्टी, तो भी चलेगा, क्योंकि 3 ही नॉट गिल्टी, 3 ही गिल्टी बोल रहे हैं। और 6 में से अगर 9 में से अगर 7 लोग बोलेंगे नॉट गिल्टी, तो भी जो है डिसीजन चेंज हो जाएगा। और 9 में से अगर 6 लोग, 6 तो कर दिया मैंने, 9 8 7 6, ये 7 तो लिखा था यहाँ पर, 7 6 और ये 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, 5 6 7 8 9, हाँ, 5 6 7 8 9 हो गया, बस इतना ही। अगर ऐसा इसमें से कोई भी एक सिचुएशन हो जाए तो बच जाएगा, ठीक है, बच जाएगा, उसे कोई भी सजा नहीं होगा। 6 में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाए तो 9C9 का 1 होता है वैल्यू, 9C8 का कंप्लीमेंट्री कर लो, 9C1 हो जाएगा। 8 लोगों का हाँ बोलने का मतलब है एक लोग ही ना बोल रहे हैं। 9C7 का कंप्लीमेंट्री कर लो, 9C2 हो जाएगा। 9C6 का कंप्लीमेंट्री कर लो तो 9C3 हो जाएगा। 9C5 का कंप्लीमेंट्री करने पे 4 हो जाता है, तो 1 + 1 और ये हो गया 9, 2 into 1, 9 into 8, 3 to 1 और 9 8 7, 4 3 2 1 और 9 8 7 6। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1 + 9 + 4, ये 4 हो जाएगा, 4 into 9 36 प्लस ये 3 3 9 2 4, 4 into 3 12 into 7 84, 84 प्लस, अच्छा ये हो गया 4 2 2 2 3 3 9, तो 6 into 3 18, 18 into 7 126, 126 प्लस 84 प्लस 36 प्लस 10, तो 256 आ रहा है आंसर, 256, हाँ, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा 256, ठीक है। तो इसका मतलब 256 वेज हो सकता है, ताकि जो डिसीजन लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है, तो हाई कोर्ट ने जो ऑप्शंस दिए, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हाँ बोल दिया, वो रिवर्स हो सकता है अगर ऐसे सिचुएशंस ऑकर्ड होते हैं तो, अदरवाइज नहीं। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा कोर्ट का सिस्टम हमें पता होना चाहिए। तो जितना सा जरूरत है मैंने बताया कि इस तरह से सिचुएशन चलता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 22 वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो,
बोल रहा है 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, 5 बल्ब है जिसमें 3 डिफेक्टिव है, आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट। ठीक है, हमारे पास 5 बल्ब है, 2 बल्ब पॉइंट है, बल्ब पॉइंट में हमें बल्ब को फिक्स करना है। ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट इन ए डार्क रूम, एक घर है जहां पर अंधेरा है। ठीक है, ये मान लो एक घर है, ठीक है, यहाँ पर अंधेरा है, रोशनी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लो स्विच बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर 2 लाइट पॉइंट है, यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग लाइट चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास बल्ब कितना सारा है, हमारे पास 5 बल्ब है। ठीक है, हमारे पास 5 बल्ब है। ठीक है, अब जलेगा तभी रोशनी देगा। ठीक है, हमारे पास 5 बल्ब। हो तो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। हमारे पास 5 बल्ब है। ठीक है, 1 2 3 4 5, मैंने ऐसे 5 बल्ब बना दी, 5 बल्ब है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड, हम लोग ट्रायल देंगे। ठीक है, एक बल्ब लगा, 2 बल्ब लेके गए यहाँ पर लगा दिया, फिर 2 बल्ब लेके गए यहाँ पर लगा दिया, हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे इस घर को रोशनी दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये 5 बल्ब में से पहला बात तो ये है कि 3 डिफेक्टिव है, ऐसे हमें पहले ही बता दिया। ठीक है, 3 आर डिफेक्टिव, तो 3 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब 2 नॉन डिफेक्टिव है। अब जब हम लोग ट्रायल करेंगे, मतलब पैकेट में से बल्ब निकाला, बल्ब 2 बल्ब लेके गए हाथ में और जला के देखेंगे। ठीक है, अब मान लो जब हम लोग 2 बल्ब ले रहे, अगर एक डिफेक्टिव बल्ब लिया हाथ में और एक नॉन डिफेक्टिव लिया, ठीक है, एक डिफेक्टिव लिया एक नॉन डिफेक्टिव लिया, तो भी हमें क्या बोला है, घर में ऐसा नहीं बोला है कि हर पॉइंट में लाइट जलना चाहिए, बोल रहा है द रूम शैल बी लाइटेड, घर जो है उसमें रोशनी होना चाहिए। तो यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो इससे रोशनी होने लगा, बट ये खराब था, एक डिफेक्टिव था एक नॉन डिफेक्टिव था, फिर भी घर में रोशनी तो हुआ। अच्छा, एक मान लो एक नॉन डिफेक्टिव है, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव है, तो भी घर में रोशनी होगा। अच्छा, दोनों ही अगर डिफेक्टिव लेके चले गए तो फिर घर पे रोशनी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 2 डिफेक्टिव बल्ब अगर हम लोग बाई चांस चूज कर लेते हैं तो घर पे रोशनी नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें बोला है कितना ऐसा, किस तरीके से हम लोग ये ट्रायल करें ताकि घर पे रोशनी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला बात है हम लोग 5 में से 2 बल्ब हमें लेना था, लेकिन बल्ब क्योंकि डिफेक्टिव है तो हमें वो डिफेक्टिव 2 बल्ब एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 बल्ब एक साथ डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए, वो हमें हटा देना है। ठीक है, 5 में से हम लोग 2 बल्ब ले सकते हैं, लेकिन उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा 3C2। 3C2 मतलब 3 डिफेक्टिव बल्ब में से हम लोग कोई भी 2 डिफेक्टिव बल्ब अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये डी सिचुएशन आ जाएगा, डिफेक्टिव डिफेक्टिव जिसपे घर पे रोशनी नहीं होगा। मतलब ये सिचुएशन हुआ तो भी हमारा चलेगा, ये सिचुएशन हुआ तो भी चलेगा, ये होगा तो नहीं चलेगा, तो इसको एक्सक्लूड कर दो। तो 5 में से 2 बल्ब को सिलेक्ट करने का क्या तरीका था, अगर कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होता तो 5 में से 2 बल्ब सिलेक्ट करने का तरीका था 10। ठीक है, 5 में से 2 बल्ब को हम लोग 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हम दिखा भी सकते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये मान लो 5 बल्ब है, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, ऐसे लिखते हैं ए बी ए सी ए डी ए ई ए ए ई हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, बी सी बी डी बी ई सी डी सी ई, अच्छा डी ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 में से कोई भी 2 बल्ब सिलेक्ट करने का तरीका है 10, लेकिन इसमें से जो भी 2 डिफेक्टिव है वो हमें हटा देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ए बी डिफेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए बी डिफेक्टिव है, तो कौन सा नहीं लेंगे, तो इसका मतलब कैंसिल हमें करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, ये लेंगे तो घर पे रोशनी नहीं होगा। अच्छा, और ए सी लेंगे तो हो जाएगा क्योंकि सी सही है, ए डी लेंगे चलेगा, ए बी कहीं पर भी एक साथ है तो वो हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, वो हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर नहीं, हमें 3 बल्ब बोला है खराब है, तो मैंने तो 2 ही लिखा, चलो सी को भी हम डिफेक्टिव करार करते हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव है तो ए बी लेंगे नहीं चलेगा,
ठीक है। बी सी कहीं पर है, देख लेते हैं। बी सी ये भी नहीं ले सकते। ये ऑप्शंस भी अगर ले लेंगे तो डी हो जाएगा, मतलब डिफेक्टिव तो रोशनी नहीं होगा। बी सी नहीं ले सकते हैं, ए सी भी नहीं ले सकते, ए सी भी नहीं ले सकते। बाकी इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन जो है फॉलो करेंगे तो ये घर में लाइट होगा, ठीक है, इस घर पे लाइट होगा। तो 10 ऐसे ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन 3 ऑप्शन हमें हटा देना है। तो ये देखो 3C2 का मतलब 3 ही होगा, -3। तो ये हो गया 7। मतलब 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैंने कुछ लिखा नहीं क्या? अच्छा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हाँ ये ऊपर वाला काउंट नहीं किया। तो 7 बेस है जिससे ये घर में रोशनी हो जाएगा। रोशनी होने के लिए कम से कम एक बल्ब ठीक होना चाहिए, कम से कम एक, दोनों हुआ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें बोला है कि 3 डिफेक्टिव है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, डिफेक्टिव बल्ब, दोनों ही डिफेक्टिव बल्ब आ जाए। तो अगर 3 में से 2 लेंगे तो दोनों ही डिफेक्टिव आएगा, जिससे हमारा घर रोशनी नहीं होगा। तो इसलिए 3C2 को हम लोग हटा देंगे। 3C2 मतलब ये वाला, ठीक है, और ये वाला 2 नॉन डिफेक्टिव मतलब 5C2, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये इस तरह से 5C2 नहीं, ये टोटल वाला, ठीक है। टोटल जितना भी है इसमें डिफेक्टिव सिलेक्शन भी है, नॉन डिफेक्टिव भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिख के भी दिखाया। और ये है सिर्फ डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव से डिफेक्टिव को लेस कर, ओनली डिफेक्टिव, ये ओनली डिफेक्टिव है, ओनली डिफेक्टिव को लेस कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। बी डी मतलब एक डिफेक्टिव एक अच्छा, तो भी घर रोशनी होगा। डीई मतलब दोनों ही अच्छा। ए डी मतलब एक डिफेक्टिव एक अच्छा। बीई मतलब एक डिफेक्टिव एक अच्छा। एई फिर से एक डिफेक्टिव एक अच्छा। सी डी ए दोनों ही अच्छा, ठीक है। तो भी बल्ब मतलब तो भी क्या होगा, घर हमारा रोशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो लाइट्स इनको चाहिए घर पे वो मिलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा इसमें मैंने यहाँ पर क्या क्या पेंडिंग रखा है, एक तो मैंने 16 17 पेंडिंग रखा है इसमें। अच्छा हाँ, 4th नंबर वाला जो क्वेश्चन था, जो मैंने लास्ट दिन बोला था करवा देंगे, ये 4th नंबर वाला ये करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला है, इफ NCR-1 NCR-1 इक्वल टू 56। लेकिन ये एमसीक्यू के लिए प्रेफरेबल नहीं, हम पहले भी बोल रहे हैं, काफी जो है कैलकुलेटिव है, 1 मार्क के लिए ये करना जरूरी नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन को याद रख सकते हो तो आंसर याद रख लो, नहीं तो ये मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है एग्जाम में। अगर आ भी जाता है, वैसे आएगा मुझे नहीं लगता है आना चाहिए, ठीक है, आएगा नहीं ऐसा तो बोलने का मेरे पास कोई राइट्स नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आना नहीं चाहिए 1 मार्क के लिए इतना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये देखो यहाँ पर ऑप्शंस तो दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास एन और आर दोनों मिसिंग है, तो पुट नहीं कर सकते ना, आर का वैल्यू पूछा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, जैसे तुम लोग 9 10 में इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, जैसे एक्स वाई का इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये और ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, ठीक है, पेशेंस के साथ थोड़ा सा देख लो, समझ में आए तो करना, नहीं आए तो मत करना, ठीक है, लेकिन हम करवा देते हैं। तो ये देखो हम लोग ऐसे करते हैं, एनसीआर डिवाइडेड बाई NCR-1 करते हैं। अब तुम लोग सोचो कि डिवाइड कैसे कर दिया, तो हम लोग कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम क्या, हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ठीक है, ये तो इंडिविजुअली 2 इक्वेशन है, हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। जैसे तुम लोग के पास इक्वेशन रहता है x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को एडलेस करके वहां से x y का वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर एडलेस करना मुश्किल है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं ऐड करने की जगह। तो एनसीआर का वैल्यू है 28 गिवन है, और NCR-1 का वैल्यू है 56, ठीक है, ये हो गया 56। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ना, फॉर्मूले में भी नहीं कर सकते हो, मतलब जो ये वाला फॉर्मूला है ना, NCR-1 और N+1 CR, इस पे भी होना मुश्किल है। ये देखो ये 28 लिख दोगे, ये 56 लिख दोगे, अब ये N+1 CR का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पर जो है NCR+1 है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें भी ना वही एक ही बात होगा, हमारा 2 इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करके दिखाते, देखो ये आसान तरीका है, अगर करना चाहो तो ऐसे करके कर सकते। तो ये देखो हम लोग ऐसे करेंगे, तो 28/56, तो एनसीआर को हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, फिर होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब r का मतलब है r-1, तो n माइनस आर फैक्टोरियल, ये ऐसे मैंने ब्रैकेट दे दिया, इंटू आर फैक्टोरियल, तो r का मतलब है यहाँ पर r-1।
और 28/56 का मतलब हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 1 ऐसे बच रहा है n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और ये जो है ये तो रिवर्स हो जाता, ये ऊपर चला जाता और ये इन फैक्टोरियल नीचे आ जाता। अगर यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करना चाहते हो तो भी मत करो, तो भी कोई बात नहीं है। अगर मान लो कैंसिल आउट नहीं करना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस 1, तो n माइनस आर और माइनस माइनस में +1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, तो भी कैंसिल आउट होगा। अगर वहां नहीं करना चाहते हो तो यहाँ कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। तो परमुटेशन में मैंने बोला था जो बड़ा डिजिट होता है उसे स्प्लिट करना चाहिए। तो r फैक्टोरियल और r माइनस 1 में बड़ा डिजिट r है, क्योंकि r में -1 करोगे तो वो कम होगा ही होगा, और n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 में बड़ा डिजिट n माइनस r प्लस 1 है, क्योंकि n माइनस r यहाँ भी है, n माइनस r यहाँ भी है, n माइनस r ऊपर भी है, n माइनस r नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर एक +1 है। तो n माइनस r का जो भी वैल्यू होगा उसमें +1 करोगे तो वो ज्यादा होगा, तो स्प्लिट उसे करना चाहिए। जैसे ऊपर 7 फैक्टोरियल है और नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो स्प्लिट ऑलवेज 7 को करना पड़ता है, वैसे ही, ठीक है। ये तो बताया हुआ चीज है। तो यहाँ पर देखो n माइनस आर प्लस 1, पहले जैसे 7 फैक्टोरियल का पहला होता है 7, उसके बाद एक कम हो जाता है 7 माइनस 1, तब तो 6 होता है, तो n माइनस आर प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 यानी कि 7 माइनस 1, तो मैंने यहाँ पर -1 लगा दिया। अब यहाँ तक ही करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल होके ये n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि नीचे के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही करेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया, r फैक्टोरियल को स्प्लिट करते हैं r इंटू आर माइनस 1, और यहाँ तक ही करेंगे, तो इससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पर लिखते हैं 1/2, ठीक है। अब बच क्या रहा है हम लोग के पास, उसके लिए हम यहाँ पर स्पेस जो है इसे यूज करते हैं, n माइनस आर प्लस 1, यहाँ पर लिखते हैं n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2n माइनस 2r प्लस 2 इक्वल टू r, ठीक है। तो 2n, ये r इधर आ जाएगा, तो ये हो गया -3r, ये इधर आ गया, इक्वल टू यहाँ पर -2, ठीक है। अब माइनस को थोड़ा सा एलिमिनेट अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, 3r माइनस 2n इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, 3r माइनस 2n इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग अगेन जो है दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे फिर से, तो हमारा कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो हम NCR और NCR प्लस 1 को करते हैं, तो NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाई NCR इक्वल टू 8/28, चेक करते हैं क्या होगा। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो r प्लस 1 है इसीलिए मैंने ब्रैकेट में दे दिया ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 8/28। अच्छा, यहाँ पर डिवाइडेड बाई NCR है, तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे समझ गए होंगे, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये रिवर्स होता तो वैसे भी ऊपर जाता और ये नीचे आ जाएगा जैसे है, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 8/28, ठीक है, 8/28। अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिर से ढूंढेंगे कि बड़ा डिजिट कौन है। तो r और r प्लस 1 में r प्लस 1 बिगर डेटा है, और n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 में n माइनस r बड़ा डेटा है। तो पहला n माइनस r स्प्लिट कर रहे हैं फैक्टोरियल को, दूसरा n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ तक ही लिखेंगे ताकि n माइनस r माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाए। वैसे आसान है, ठीक है, अगर परमुटेशन को अच्छे से समझे हो तो आसान है, ऐसा उतना भी टफ नहीं है। अब r जो है r प्लस 1 को स्प्लिट करेंगे, तो r प्लस 1 पहला, फिर r प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि एक डिजिट करके कम हो जाएगा, यहाँ तक ही लिखेंगे ताकि इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाए, 8/28। अब चेक करते हैं क्या ऊपर क्या बचा, n माइनस r, नीचे क्या बचा है r प्लस 1 इक्वल टू 8/28। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
तो कितना आ जाएगा 28n माइनस 28r इक्वल टू 8r प्लस 8। अब ये 28n जैसा है, ये 8r इधर आ जाएगा तो ये हो गया 56r इक्वल टू 8। ठीक है, 28n माइनस 56r इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग ना कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 7 कॉमन ले ले, 7 कॉमन लेने से नहीं फायदा नहीं है, हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। 3r माइनस इक्वल टू 2, 3r माइनस 2n इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये मिला। दूसरा 28n माइनस 56r इक्वल टू 8। चेक कर लेते हैं, हाँ 8 मिला। ठीक है, अब हम लोग जैसे एक्स वाई सॉल्व करते वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 28n है तो इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 14 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 2n को आगे लेके आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 3r माइनस 2n लिखा हुआ है तो हम इसको माइनस 2n प्लस 3r कंसिडर करते हैं। तो 14 से मल्टीप्लाई करो तो 14 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 28n। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 14 इंटू 3 42r इक्वल टू 14 इंटू 2 20। ठीक है, और ये वाला एज इट इज लिखेंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है, मतलब 1 मल्टीप्लाई किया। 28n माइनस 56r इक्वल टू 8। ठीक है, अब n और n कैंसिल आउट कर दिया। क्यों मैंने n कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि हमें r पूछा है। ठीक है, तो मैंने n को एलिमिनेट कर दिया। अगर तुम लोग r को कर दोगे तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो 56 और 42, 56 माइनस 42, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 14r इक्वल टू 28 और 8। 36। अच्छा, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ हो गया। 3r माइनस 2n इक्वल टू 2, 3r माइनस 2n इक्वल टू 2, 28n माइनस 56r इक्वल टू 8। सही है। अच्छा, यहाँ तो फिर माइनस आ जाएगा तो r इक्वल टू 36 माइनस 14 हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया, r का वैल्यू हमारा इतना नहीं होना चाहिए, आर का वैल्यू ये सब में से कुछ होगा, कहीं तो गलत हो गया। 28 कहाँ गलत हो गया, 28 माइनस 56 चेक करते हैं, कहीं छोटा मोटा गलती हुई। एन माइनस आर, आर प्लस 1, आर प्लस 1, 8 बाई 28, 28 इंटू एन, 28 इंटू आर, और 8r और 8। ठीक है, ये इधर आ गया 28 एन 28, ये 36 होगा ना, 56 नहीं, ये 36 होगा, ये इधर आएगा तो 36। ये गलत कर दिया मैंने, 36। चलो, 36 और 42 का डिफरेंस, हाँ तब पॉजिटिव ही आएगा आंसर। 6r तो 36/6, आर का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, तो आर का वैल्यू हम लोग का बी, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल दो दो इक्वेशन को डिवाइड करोगे, और अगर परमुटेशन को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया भी, अगर तुम लोग प्रैक्टिस में रखे हो तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, 1 मार्क के लिए टाइम बचता है तो कर सकते हो, जस्टिफाइबल ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, पता है तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया, एक बार प्रैक्टिस का जरूरत है, तुम लोग करके देख सकते हो, नहीं तो भूल जाओगे, अभी काफी टाइम में प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 16 17 मैंने बाकी रखा, फिर बाकी हो गया, फोर्थ वाला जो बाकी था वो हो गया। यहाँ पर 16 और 17 एक्सरसाइज 5C है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 5C है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5D करेंगे, और उसके बाद जो भी छोटा छोटा क्वेश्चंस बाकी है वो करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।